हेलो दोस्तों, वेलकम टू द 12th एपिसोड ऑफ लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्री सीजन 6। अब नेक्स्ट 3/4 एपिसोड में ये सीजन एंड हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं सीजन 7 भी एक्सप्लेन करूं? कमेंट्स में जरूर बताना। नाउ लेट्स स्टार्ट द एपिसोड। चैप्टर 1232 कंपैरिजन एक्सपेरिमेंट्स। डेमीगॉड बनकर जब क्लाइन ने सेफरा कासल पर थोड़ा कंट्रोल पा लिया तो उसने उसकी ऑरा को रियल वर्ल्ड में सीप होने से रोक दिया। वो सोचता था कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसमें अबनॉर्मैलिटीज आ जाएंगी और फेट पाथवे के बियॉन्डर्स उसको देखते ही पहचान जाएंगे। ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लेकिन अब जब विल ऑसेप्टन ने उसको याद दिलाया तो उसको लगा कि इसमें नई पॉसिबिलिटीज हैं। जब मैं सिर्फ सेफरा कासल का एक सब्सिडियरी था तो उसकी ऑरा और प्रोजेक्शन देखकर फेट पाथवे का एक सेंट भी डायरेक्ट देखने की हिम्मत नहीं करता था। लो और मिड सीक्वेंस बियॉन्डर्स की नज़र में मैं एक मिथिकल क्रीचर जैसा था। अब जब मैंने इस पर इनिशियल कंट्रोल पा लिया है तो शायद मैं इसका इफेक्ट और बेहतर कर सकता हूं। क्या ये एंजल्स को भी अफेक्ट कर सकता है जो कि प्योर मिथिकल क्रीचर्स हैं? सेफरा कासल का लेवल कम से कम सीक्वेंस 0 तो है ही, मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से शायद उससे भी ज़्यादा। उसका एक ट्रेट ये भी है कि सिर्फ उसके बारे में जानना भी करप्शन ले आता है। क्लाइंट के दिमाग में बिजलियां कौड़ रही थीं। उसने जल्दी ही डिसीजन ले लिया। फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स वापस जाकर वो डार्कनेस के अंदर के मॉन्स्टर्स और हिस्ट्री के फॉग से निकाले हुए अपने मैरियोनेट्स के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेगा ताकि पता चल सके कि उसका आइडिया काम करेगा या नहीं। उसने ब्लैक प्राम में पड़े एक साल के बच्चे की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, समझ गया मैं तुम्हारा मतलब। मैं किसी को भेजूंगा तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आने को। विल ऑसेप्टन जो सिल्वर सिल्क में लिपटा सो रहा था धीरे से अपना सर घुमाया और साइड देखने लगा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। इस दौरान मैंने इतनी ज़्यादा आइसक्रीम खा ली है कि अब मेरा बॉडी डेवलपमेंट अफेक्ट हो रहा है। क्लाइन ने भौंक कर पूछा, असली फर्स्ट क्लास आइसक्रीम सीधा इंटिस की कैपिटल ट्रायर से? अगले हफ्ते दे देना। विल ऑसेप्टन थोड़ी देर हेजिटेट करने के बाद बोला। ये कहकर वो मोटा सा 1 साल का बच्चा प्रैम के अंदर एक छोटे पिलो में अपना चेहरा डुबोकर सो गया। मिस मैजिशियन का हिस्टोरिकल वाइड प्रोजेक्शन ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता था, इसलिए क्लाइन ने कुछ और नहीं कहा। अपने यूनिक ट्रेट का इस्तेमाल करते हुए उसने खुद को उस ड्रीम से फोर्स किया और बेड से उठकर जाग गया। उसके बाद उसने अपना राइट हैंड आगे बढ़ाया और हवा को खींचने लगा। 4-5 बार ऐसा करने के बाद उसकी बाहें भारी हो गई जब उसने एक औरत को खींच कर लाया। वो एक सिंपल लिनन रोब पहने थी, उसकी बेल्ट ट्री बार्क की थी, पैर नंगे थे और लंबी काली बाल थी। उसका चेहरा आम सा था। ये थी चर्च ऑफ हेवनाइट की एसेटिक्स की लीडर, सर्वेंट ऑफ कंसीलमेंट अरियाना। उसी पल हिल्स्टन बरो के एक अपार्टमेंट में फॉर्स, जो एक रिक्लाइनिंग चेयर में बैठी थी, अचानक इनविजिबल थ्रेड से खिंचकर सीधी होकर बैठ गई। उसके फोरहेड की वेन्स फड़कने लगीं। उसने महसूस किया कि उसकी स्पिरिचुअलिटी एक फ्लड की तरह है जो सामने की वॉइड की तरफ बह रहा है और वो उसे रोक नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था कि वो सूख कर रख दी जाएगी। अगले ही सेकंड ये सडन सर्च थोड़ी कम हो गई, लेकिन फिर भी इतनी थी कि वो हैंडल नहीं कर पा रही थी। होटल के रूम में क्लाइन ने मैम अरियाना की हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन को सेंटिएंट होते देखकर सीधे शब्दों में कहा, मेरे प्लान है कि मैं किसी और के साथ मिलकर रोज स्कूल ऑफ थॉट के एक खास शैमन किंग को डील करूं। अरियाना ने जीरे से सर हिलाया, समझाने का इशारा किया, लेकिन कोई सजेशन नहीं दिया। ये देखकर कि एसेटिक लीडर ने कोई वार्निंग नहीं दी तो क्लाइन का प्लान शैमन किंग को हंट करने का थोड़ा और कंफर्टेबल हो गया। फिर उसने कहा, मैं कल से ही डार्क डिमोनिक वुल्फ को टारगेट करने की सोच रहा हूं। अरियाना ने अपना मुंह खोला और कहा, केयरफुल रहना। क्या वो ये कहना चाहती थी कि मैं डार्क डिमोनिक वुल्फ कोटार को अंडर एस्टिमेट ना करूं? वो पूछना ही चाहता था कि उसकी कॉन्शियसनेस अचानक धुल गई। उसने देखा कि सामने वाली औरत और उसकी आंखों में उसका रिफ्लेक्शन फेड होकर तेजी से गायब हो रहे थे। थर्ड, फॉर्स अपनी रिक्लाइनिंग चेयर में गिरा। उसके फेस के मसल्स हल्के से ट्विच कर रहे थे। ये तो पूरी रात लिखने से भी ज्यादा एग्जॉस्टिंग है। उसने दांत पीछे खटखटाते हुए कॉजिटेशन की कोशिश की ताकि वो सो जाए। एक्सट्रीम एग्जॉशन कभी कभी इंसान को इंसोम्निया दे देती है। फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में नॉर्थ के नॉइज पुराने शहर के पास अंधेरे जंगल में कोई नहीं था। एक लैंटर्न की फेंट येलो लाइट लेकर क्लाइन ने अपने आसपास का एक सर्कल लगाया, कंफर्म करने के लिए। फिर उसने एक चट्टान ढूंढी और उस पर बैठ गया। अब उसने ग्रेइश व्हाइट फॉग के ऑरा को रियलिटी में सीप होने से रोकना बंद कर दिया। उस फाउंडेशन पर क्लाइन ने कॉन्शियसली सेफरा कासल की प्रोजेक्शन को उस पर पड़ी स्ट्रेंथन किया। तैयारी पूरी करने के बाद उसने जल्दी ही डार्कनेस में छुपे एक मॉन्स्टर को अपना मैरियोनेट बना लिया। वो मैरियोनेट डार्कनेस से बाहर आया। लैंटर्न की रोशनी में वो क्लाइन के पास आया और उसकी तरफ देखा। उस मॉन्स्टर मैरियोनेट की नज़र में हैट कोट पहने क्लाइन की आंखें पहले से ज्यादा डीप और प्रोफाउंड लग रही थीं। उसका टेम्परामेंट बिल्कुल अलग, इनडिस्क्राइबेबल था। पहले से ज्यादा फर्क नहीं था। अलग अलग टाइप्स के मॉन्स्टर मैरियोनेट्स के साथ टेस्ट करने के बाद क्लाइन ने कंफर्म किया कि आम लोग या फिर ज्यादातर बियॉन्डर्स ये नहीं देख पाते थे कि उस पर सेफरा कासल की ऑरा है। उसके बाद उसने अपना राइट हैंड आगे बढ़ाया और आधे दिन पहले के अपने आप को हिस्ट्री से खींच कर लाया। उसने उस थोड़े डल हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन को कंट्रोल करके अपनी तरफ देखने को कहा।
इस बार क्लाइन ने देखा कि उसके बॉडी पर ग्रेइश वाइट फॉग की एक लेयर है। उसके अंदर लाइट चमक रही थी, लेकिन असली चीज नजर नहीं आ रही थी। फिर उसने प्रोजेक्शन का सपोर्ट हटाकर मैरियोनेटिस रोसागो और सियर पाथवे के दूसरे बियॉन्डर्स को निकालकर एक्सपेरिमेंट रिपीट करने की कोशिश की। हाँ, प्रोजेक्शन को एनहांस करने के बाद सियर पाथवे के बियॉन्डर्स डायरेक्टली कुछ अबनॉर्मल देख सकते हैं, लेकिन एंजल से नीचे वाले सिर्फ इतना कंफर्म कर सकते हैं कि मैं सेफिरा कासल से रिलेटेड हूं। वो लाइट का अजीब दरवाजा जो कि सेफिरा कासल की प्रोजेक्शन है डायरेक्ट नहीं देख पाते। यह आउटकम क्लाइन के लिए ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं था। उसने गहरी सांस ली और खुद को बचाने की तैयारी करने के बाद अपना हाथ उठाकर विनर इनूनी को हिस्ट्री से खींच कर लाया, तब से जब वो उसका मैरियोनेट अभी अभी बना था। इनूनी धीरे से अपना सर उठाया और उसकी आंखों में धीरे धीरे क्लाइन की फिगर रिफ्लेक्ट होने लगी। उसके आसपास एक फेंट ग्रे फॉग फैली हुई थी। उस फॉग की गहराई में ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट ट्विस्टेड मैगट्स काउंटलेस स्फेरिकल लाइट्स के आसपास झुंड बनाए हुए थे। वो लाइट्स मिलकर एक ब्लूइश ब्लैक रंग का डोर ऑफ लाइट बना रहे थे। वो डोर पहले से ज्यादा क्लियर था और उसका शेप बदलकर और ऊपर तक बढ़ गया था। इससे वो एक लंबी पतली ब्रिलियंट फिगर की तरह लग रहा था और उसके आसपास का ग्रेइश वाइट फॉग उस फिगर का हुडेड रोप था। वो स्फेरिकल लाइट्स कॉन्स्टेंटली फ्लैश कर रही थी, जिससे क्लाइन को लग रहा था कि वो उसे एक डीप मिस्टीरियस टावरिंग और डरावनी फिगर की अनेक आंखों से देख रहा है। बुम! क्लाइन का सर अपने आप पीछे को झुक गया। उसके पोर्स से ब्लड, जिसमें ट्रांसपेरेंट मैगट्स थे, फव्वारे की तरह निकलने लगा। वर्म्स ऑफ स्पिरिट जमीन पर गिरकर बिलकने और स्ट्रगल करने लगे। कुछ तेजी से डिसिपेट हो गए तो कुछ इवेंचुअली शांत होकर वापस उसके बॉडी में क्रॉल कर गए। हुफ! पहली बार की तरह डायरेक्ट बेहोश होकर मेमोरी लॉस नहीं हुआ। अच्छा है। क्लाइन ने अपने टेम्पल्स रब किए और अंदर ही अंदर साय भरा। उसके सामने खड़ा इनोनी, जिसे प्रोजेक्शन मेंटेन करने में प्रॉब्लम आई, वापस हिस्ट्री के फॉग में डिसॉल्व हो गया। इस वजह से भी क्लाइन को उतना डैमेज नहीं हुआ था। इनोनी नहीं था, इसलिए वो म्यूटेटेड स्ट्रेंज डोर ऑफ लाइट नहीं देख पा रहा था। इससे उसकी सेंसेस पर कंटिन्यूअस असॉल्ट कम हो गया। 2 सेकंड बाद क्लाइन हिस्ट्री के फॉग में गया, काउंटर क्लॉकवाइज 4 स्टेप्स लिए और ग्रे फॉग के ऊपर पहुंच गया। अपने बॉडी से उठते हुए फेंट डार्क ग्लो को मेल्ट होते देखकर उसने आखिरकार रिलीफ की सांस ली और खुद पर हंसने लगा। मैं ऑलमोस्ट खुद ही खुद को करप्ट कर बैठा। आगे जाकर मैं रोसागो और सियर पाथवे के दूसरे बियॉन्डर से और एक्सपेरिमेंट्स करूंगा। अगर डायरेक्ट असॉल्ट ना हो तो मैं ये कंफर्म करूंगा कि सेफिरा कासल की प्रोजेक्शन से ऑब्जर्वेशन टाइम बढ़ाने पर रिवर्स करप्शन होता है। सदर्न कॉन्टिनेंट, ईस्ट बलाम, फाउल टेक सिटी। क्रिम्सन मून की रोशनी में लोएन के सोल्जर्स एक सिंपल शेल्टर के पीछे छिपे आराम कर रहे थे ताकि वो अपनी एनर्जी रिकवर कर सके। उनके चेहरे काले थे और गन पाउडर के निशान थे। कभी कभी कोई उठकर कुछ ड्राइड टोबैको लीव्स निकालता, कैजुअली उसको रोल करता, फिर बची हुई मैचस्टिक से उसको लाइट करके अपने मुंह से गहरी खींच मारता। उनकी आंखों में ज्यादातर नंबनेस और ब्लैंकनेस थी। जब इस डिफेंसिव लाइन को गार्ड कर रहे सोल्जर्स ने टोबैको की स्मेल सूंघी तो इंस्टिंक्टिवली उनकी नाक फड़कने लगी। क्या तुम्हारे पास और टोबैको लीव्स हैं? एक सोल्जर जो राइफल लिए था अपने कंपेनियन से धीमी आवाज में पूछा। उसके कमराड ने सिर हिलाया। मैं तो पहले ही पी चुका हूं। पता नहीं अगला बैच कब आएगा। टोबैको के बिना मैं पागल हो जाऊंगा। पहले वाले सोल्जर ने शेल्टर के बाहर अपनी थोड़ी दिखाकर कहा। देख रहे हो ना, कितनी सारी कॉप्सेस हैं, कितने हाथ पैर, सब किसी न किसी जिंदा इंसान के थे। सूरज ढलने से पहले रेजिस्टेंस ने फाउलटेक सिटी की डिफेंसिव लाइंस पर एक फियर्स अटैक किया था। उनकी अपनी जान की परवाह न करना देखकर लोएन के सोल्जर्स और सर्वेंट आर्मी डर गए थे। वो ऑलमोस्ट जीत चुके थे, लेकिन आखिर में क्रिटिकल डिफेंसिव लाइन नहीं तोड़ पाए। वो वहां काफी सारी कॉप्सेस छोड़कर वापस लौट गए थे। उसका कमराड कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कल या परसों शायद हम भी उन्हीं में शामिल हो जाएंगे। ये कहकर उसने ऊपर क्रिम्सन मून की तरफ देखा और एक ड्रीमी आवाज में बोला, जाने बैकलैंड कैसे है? घर से लेटर आए भी बहुत दिन हो गए। पता नहीं उनके पास खाने को काफी है या नहीं, या फिर अगर बीमार पड़ गए तो डॉक्टर मिल जाएगा या नहीं। वो सोल्जर जो स्मोक करना चाहता था अभी इस डैम वॉर और दुश्मन को गाली देने ही वाला था कि उसकी आंखें अचानक फैल गई। वो कांपते हुए अपना राइट हैंड उठाकर आगे की तरफ पॉइंट करने लगा। वो जिंदा हो गए हैं। सोल्जर्स एक के बाद एक देखने लगे। क्रिम्सन मून के नीचे रेजिस्टेंस के छोड़े हुए अलग अलग कॉप्सेस एक के बाद एक क्रॉल करते हुए डिफेंसिव लाइन की तरफ आ रहे थे। दूरी पर एक मिस्टीरियस ब्लैक रोब में हुडेड एडमी, जिसके ऊपर क्रिम्सन पैटर्न्स बने हुए थे, रेजिस्टेंस के पीछे खड़ा होकर अपने हाथ थोड़े फैलाए। पूरे बैटलफील्ड की स्पिरिचुअलिटी तेजी से नरिश हो रही थी। चैप्टर 1233 डू पॉइंट्स। जब से ये वॉर लंबी खिंच गई है, लोएन सोल्जर्स ने अनेक अननेचुरल फिनोमेना देख लिए हैं। इतने सारे कि वो अब थोड़े से नंब हो चुके हैं। लेकिन अलग अलग कॉप्सेस के उठकर क्रॉल करते देखना अब भी एक शॉकिंग सीन था। उसने उन्हें हॉरिफाइड और कंफ्यूज कर दिया। उन्हें लग रहा था कि आने वाली डिजास्टर से बच नहीं पाएंगे और आखिर में वो भी ज़ॉम्बीज बन जाएंगे। लेकिन ऐसे अननेचुरल फिनोमेना देखने के बाद भी वो अपनी मोरल कैसे मेंटेन कर पा रहे थे, इसका एक खास रीज़न था। जब भी वो एक्सट्रीम फियर फील कर रहे थे, तब उनके पीछे से एक सीरीज ऑफ चैंट्स सुनाई दी।
कपड़े नहीं, खाना नहीं, ठंडी में कोई शेल्टर नहीं। एवरनाइट ने उन्हें नहीं छोड़ा, उन्हें प्यार बख्शा है। वो होली और सिंपैथेटिक प्रेयर पूरी डिफेंसिव लाइन पर रेजोनेट करने लगी। हर सोल्जर के अंदर का फियर तेजी से डिसिपेट हो गया। उनके बॉडीज और माइंड्स शांत हो गए। फिर कुछ सोल्जर्स ने ऑर्डर्स फॉलो करते हुए सिल्वर पैटर्न से ढके कैनन्स को आगे निकाला। उन्होंने मजल्स को एडजस्ट किया और उन अलग अलग कॉप्सेस की तरफ एम किया जो उनकी तरफ दौड़ रहे थे। बूम बूम बूम, स्पार्क्स उड़ते हुए शेल्स बैटलफील्ड के अलग अलग पॉइंट्स पर गिरकर एक्सप्लोड हुईं। एक थिक डार्कनेस फैला दी। वो अलग अलग कॉप्सेस गिर पड़े, उनके अंदर की स्ट्रेंथ वैनिश हो गई, या फिर वो डायरेक्टली डिस्ट्रॉय होकर अपनी इटर्नल स्लीप में वापस चले गए। रेजिस्टेंस आर्मी के पीछे वाला मिस्टीरियस ब्लैक रोब्ड आदमी ये देखकर अपने हाथ उठाए, जैसे कि वो क्रिम्सन मून को हक कर रहा हो। उसी पल उसका बॉडी अचानक इनकॉर्पोरियल हो गया। उसका रंग फेंट रेड हो गया और वो एक हेजी रे ऑफ मूनलाइट में ट्रांसफॉर्म हो गया। वो मूनलाइट इंस्टेंटली टूटकर रेड स्केल्स में बदल गई और वहीं पर डिसिपेट हो गई। मूनलाइट ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक बियॉन्डर पावर थी जो अपोथिकरी पाथवे के सीक्वेंस 5 स्कारलेट स्कॉलर के पास होती है। सीक्वेंस 4 शामन किंग के लिए ये ऑलमोस्ट इंस्टिंक्टिव थी, और जहां वो शामन किंग था वहां एक फिगर क्विकली आउटलाइन होने लगी। वो एक बड़ा क्लॉथ डॉल था। इटके ब्लॉन्ड बाल थे और ब्राइट रेड आंखें थीं, और एक लंबी ब्लैक गॉथिक ड्रेस पहनी थी जिस पर काउंटलेस मिस्टीरियस पैटर्न्स इनग्रेव थे। उसके आसपास सिनिस्टर वाइन्स घूम रहे थे। उसकी स्किन में एक लस्टर थी जो किसी भी इंसान के पास नहीं होनी चाहिए। रिनेट टिनेकर, शी ने स्टाफ ऑफ द स्टार्स का इस्तेमाल करके हरसेल्फ को वापस बुलाया था, तब से जब शी वॉज परफेक्ट कंडीशन में थी। हाँ, स्टाफ ऑफ द स्टार्स जो मिस मैसेंजर को उधार दी गई थी वो असली थी। क्लाइन उसे पहले ही ग्रे फॉग से रियल वर्ल्ड में ले आया था। अगर ऐसा नहीं होता तो ये सीन ऐसा होता। क्लाइन की हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन स्टाफ ऑफ द स्टार्स की प्रोजेक्शन समन करती, फिर वो प्रोजेक्शन रिनेट टिनेकर को उसकी पीक स्टेट में बुलाती। पूरा बर्डन फोर्स पर पड़ता, जिससे उसकी स्पिरिचुअलिटी क्विकली ड्रेन हो जाती। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये था कि असली स्टाफ ऑफ द स्टार्स को टेम्परेरीली रिनेट टिनेकर को दे दिया जाए। स्पिरिचुअलिटी का ड्रेनेज इस एंशिएंट बेन से बेयर किया जाए। साथ ही रिनेट टिनेकर उन एग्जिस्टेंसेस में से एक है जो इस स्टाफ के नेगेटिव इफेक्ट से सबसे कम डरती है। एक की रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टेम्परेंस फैक्शन के नाते और एक पपेट और क्लॉथ डॉल होने के नाते शी अपने माइंड में अनवांटेड सीन्स को सरफेस होने से रोक सकती है, और कंसील्ड स्टेट में आने के बाद स्टाफ ऑफ द स्टार्स हर हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन पर हार्डली इफेक्ट कर पाती। पीक स्टेट रिनेट टिनेकर ने चुपके से पास आकर डायरेक्ट रोज स्कूल ऑफ थॉट के शामन किंग को पजेस करने की कोशिश की थी ताकि बैटल इंस्टेंटली खत्म हो जाए, लेकिन दूसरा पार्टी पहले ही डेंजर भांप गया। मूनलाइट की इल्यूमिनेशन का इस्तेमाल करते हुए वो रेत की पोजेशन से एक स्टेप आगे था। जमीन को कवर किए हुए क्रिम्सन ग्लो के बीच रेड स्केल्स तेजी से वापस ब्लैक रोब्ड हुडेड रोज स्कूल ऑफ थॉट शामन किंग की शेप में आ गईं। उसने अपनी आंखें टाइटली बंद की हुई थीं, सामने वाले एंशिएंट बेन की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसी वक्त बैटलफील्ड के दूसरी साइड एक फिगर रैपिडली अपीयर हुई। वो कोई और नहीं बल्कि गवर्नमेंट स्पैरो था, जो एक ब्लैक ट्रेंच कोट और हाफ टॉप हैट पहने हुए था। उसके लेफ्ट हैंड पर एक ट्रांसपेरेंट ग्लव था और उसने अपना राइट हैंड उठाकर फिंगर स्नैप किए। स्कारलेट फ्लेम्स बैटलफील्ड के अलग अलग हिस्सों से उठने लगी, जैसे कि वो एक ग्रैंड परफॉर्मेंस का आगाज अनाउंस कर रही हों। जब भी शामन किंग रिफॉर्मिंग फिनिश किया, उसने अपना लेफ्ट हैंड आगे बढ़ाकर अपनी चेस्ट के कपड़े फाड़ दिए। उसी पल रिनेट टिनेकर की ब्राइट रेड आंखों में उसका रिफ्लेक्शन आ गया। अगर सब एक्सपेक्टेड हिसाब से होता तो अगले ही सेकंड रोज स्कूल ऑफ थॉट का शामन किंग रैबिट या गोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता। वो अपनी ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स और बियॉन्डर पावर्स खो बैठता, लेकिन उसका बॉडी सिर्फ फेंट ग्लो करता रहा, कोई चेंज नहीं आया। उसके एक्सपोज्ड चेस्ट से एक लंबी पतली ब्राउन पपेट दिख रही थी जो वहां एम्बेडेड थी। वो पपेट ऐसा लग रहा था जैसे शामन किंग के बॉडी से ही उगा हो। उसका बॉडी उसके इंटरनल ऑर्गन से जुड़ा हुआ था। उसकी आंखें और मून क्रिसेंट की तरह थे। उसकी बॉडी की सरफेस पर ड्राइड फ्लावर्स और विदर्ड ग्रास उगे हुए थे, जो मूनलाइट में एक इनडिस्क्राइबेबल बिजारनेस दे रहे थे। अचानक वो पपेट रेड हो गया, जैसे ब्लड में भीग गया हो। वो तुरंत एक पूल ऑफ मड में बदल गया जो शामन किंग के ऑर्गन्स में घुसने लगा। उस मड के बीच एक आर्म बाहर आई। उसकी सरफेस पर एक ब्लैक स्टिकी लिक्विड फ्लो कर रहा था जो कॉन्स्टेंटली अजीब चीजें प्रोट्रूड कर रहा था। कुछ स्कल्स थे, कुछ बार्ब टंग्स थीं, तो कुछ 3 डिमेंशनल आईज थीं। एबॉमिनेशन सुआह, ये रोज स्कूल ऑफ थॉट का लीडर, एक सीक्वेंस 1 एग्जिस्टेंस पहले की अरेंजमेंट्स की मदद से दूरी पार करके यहां डिसेंड हो गया था। ये ईविल आसा अचानक सराउंडिंग रोज स्कूल ऑफ थॉट मेंबर्स और सपोर्टिंग मेंबर्स को या तो मार दिया या म्यूटेट कर दिया, या फिर वो अपने ही कॉमरेड्स पर वाइल्डली अटैक करने लगे।
शामन किंग के अलावा कोई भी नहीं बचा। वेस्ट बलाम, एक पोर्ट सिटी में, शामन किंग क्लारमैन, जो यहाँ की हाईएस्ट अथॉरिटी रखता था, एक कैथीड्रल के टॉप फ्लोर पर खड़ा था जो कभी चर्च ऑफ एवरनाइट की थी। वो नीचे स्पार्सली लिट शहर को देख रहा था। दूर नहीं, एक घर में एमलिन वाइट ने डॉल लाइक शैरन की तरफ देखा और एक ब्रॉन्ज बॉक्स निकाला जिसमें कई रूबी जेम्स एम्बेडेड थे। बॉक्स के अंदर एक आईबॉल शेप्ड ग्लास स्फीयर था। ये एक सील्ड आर्टिफैक्ट था जिसे एमलिन ने सैंग्विन से मांगा था, जिसका नाम था विजन ऑफ वाइट, सन डोमेन की एक आर्टिफैक्ट। ये म्यूटेंट पाथवे के डेमीगॉड्स और शामन किंग्स के साथ डील करने में काफ़ी इफेक्टिव है। कुछ एस्पेक्ट्स में तो ये उन्हें रिस्ट्रेन भी कर सकता है। हाँ, ये किसी के लिए भी पिटी या काइंडनेस नहीं महसूस करेगा, चाहे वो एमलिन हो या शैरन, जो कि उसी साइड के बियॉन्डर्स हैं। शैरन के धीरे से सर हिलाकर सिग्नल देने पर कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, एमलिन का बॉडी फेड होने लगा। जो मूनलाइट रूम में आ रही थी उसमें वो डिसॉल्व होकर एक सीरीज ऑफ कलरफुल रेड स्केल्स में बदल गया। पास ही कैथीड्रल के एपेक्स पर क्लारमैन अपने पफी ब्लैक एंड व्हाइट बालों के साथ आगे पीछे घूम रहा था। उसने शहर के नाइट हॉक्स और मैंडेटेड पनिशर्स पर स्नियर किया जो पहले ही लोइन सिटीजन्स और सारे सील्ड आर्टिफैक्ट्स को लेकर भाग गए थे। अगर ये ग्रुप सिर्फ बियॉन्डर्स का होता तो भागना इम्पॉसिबल नहीं था, लेकिन इतने सारे लोगों के साथ तुम इफेक्टिवली मूव कैसे करोगे बिना नोटिस किए? मुझे लोग भेजकर तुम्हें ट्रैक करने की भी जरूरत नहीं, बस सराउंडिंग डॉग्स और फूड सप्लाईज को लॉक कर देना काफी है तुम्हें तोड़ने के लिए, बिना मेरे इंटरफेयर किए ही। अपने आप से मटर करते हुए इस शामन किंग ने, जो साउथ कॉन्टिनेंट में 5th ईपॉक की शुरू से ही एक्टिव था और जिसे डेड भी माना जाता था, विंडो से बाहर देखकर ऊपर आसमान में हाई क्रिम्सन मून को घूरने लगा। पहले क्रिम्सन मून टर्निंग वाइट की एबनॉर्मल फिनोमिनन ने क्लारमैन को प्राइमोर्डियल मून का गुस्सा महसूस करवाया था। वो हमेशा अनईजी और डिस्टर्ब्ड महसूस करता था। नेचुरल इंटरैक्शंस, सीक्रेट डीड्स और दूसरी मिस्टीरियस नॉलेज पर रिसर्च करते करते वो एक प्राइमोर्डियल मून बिलीवर बन गया था। आमतौर पर एक शामन किंग के लिए 1000 साल जीना आसान होता है, लेकिन बाद में उसका फिजिकल कंडीशन कम होने लगता है। ये एक इरिवर्सिबल तरह का एजिंग और स्पिरिट बॉडी का डिके होता है। इसलिए 1200 साल आमतौर पर शामन किंग्स और सैंग्विन एयर्स की नेचुरल लिमिट होती है। जिंदा रहने के लिए इंसान को अलग अलग मेथड्स पर निर्भर रहना पड़ता है, जैसे कि खुद को सील करना और कासिल की गहराई में कॉफिन में सोना। क्लारमैन की उम्र लगभग 1400 साल के करीब थी और वो अब भी एनर्जी से भरा हुआ था। उसे अपने मूवमेंट्स को लिमिट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने प्राइमोर्डियल मून की ब्लेसिंग्स पाली थीं। ये भी एक रीजन था कि वो इतने सालों तक गायब था। बाद में उसने प्राइमोर्डियल मून से एक रेवलेशन प्राप्त किया और रोज स्कूल ऑफ थॉट में शामिल हो गया। इस एस्पेक्ट पर क्लारमैन को हमेशा डाउट्स थे। कभी कभी उसे लगता था कि मदर ट्री ऑफ डिजायर और प्राइमोर्डियल मून एक ही एंटिटी हैं, वे एक ही ग्रेट एग्जिस्टेंस के अलग अलग साइड्स हैं। लेकिन कभी कभी उसे लगता था कि मदर ट्री ऑफ डिजायर और प्राइमोर्डियल मून न सिर्फ अलग हैं, बल्कि उनके बीच एक डीप कॉन्फ्लिक्ट भी है। इस वजह से बाद में रोज स्कूल ऑफ थॉट में शामिल होने वाले प्राइमोर्डियल मून बिलीवर्स को ज्यादा अटेंशन नहीं मिलती थी। आइटम्स के फॉर्म में कुछ बिस्टोवल्स मिलने के अलावा उन्हें नॉन क्रिटिकल पोजीशंस पर रखा जाता था। जब भी क्लारमैन क्रिम्सन मून को सेंस करने पर फोकस था ताकि कोई रेवलेशन प्राप्त कर सके, तभी कैथीड्रल के बेल टावर पर गिर रही क्रिम्सन मून लाइट में प्योर रेड स्केल्स ऑफ लाइट अपीयर हुई और एक जगह जमा हो गईं। फिर वहां एमलिन वाइट मैनिफेस्ट हुआ, जो एक टक्सीडो और बो टाई पहने हुए था। इस सैंग्विन के पीछे एक थिक ब्लैक गैस एमिट हुई, जिससे पेयर ऑफ इल्यूजरी बैट विंग्स बनी। एमलिन ने पहले ही करस्पॉन्डिंग पोशन कंज्यूम कर लिया था ताकि अपना सेंट और स्पिरिचुअलिटी फ्लक्चुएशंस हटा सके और वो अपने टारगेट तक चुपके से पहुंच सके। हाँ, उसका सामना एक डेमीगॉड से था, वो भी सेम पाथवे के डेमीगॉड सीक्वेंस 4 से। इसलिए चाहे वो कितना भी प्रिपेयर्ड हो, वो बहुत पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकता, नहीं तो वो इजीली पकड़ा जाएगा। ग्लास विंडो की तरफ जहां शामन किंग क्लारमैन था, एमलिन वाइट ने ग्लास पर उसके प्रोजेक्शन को 1 सेकंड तक एग्जामिन किया। फिर उसने रूबीज वाला ब्रॉन्ज बॉक्स खोला और अपने ब्लैक वेलवेट ग्लव्ड लेफ्ट हैंड से विजन ऑफ वाइट उठाई। उसका एक्सप्रेशन ट्विस्ट हो गया, जैसे उसे ब्लेजिंग सन के एक्सपोजर से आने वाला पेन महसूस हो रहा हो। पेन को सप्रेस करते हुए एमलिन ने आईबॉल शेप्ड ग्लास स्फीयर को अपनी राइट आई के सामने रखा। उसकी विजन से सामने के सारे बिल्डिंग्स अचानक गायब हो गए, सिर्फ शैडोज रह गए, ठंडी, क्रिम्सन या फॉलन ईविल की। उनमें एक फिगर थी जो एक बड़े ब्लैक वर्लपूल की तरह थी, जो आसपास की लाइट को क्रेजीली डिवावर कर रही थी, जिससे उसका बॉडी डिस्टॉर्ट हो रहा था। ये था एमलिन का टारगेट, वो पुराना शामन किंग क्लारमैन। एक रे ऑफ लाइट इमीडिएटली चमकी, एक स्कॉचिंग ब्लाइंडिंग लाइट में कंडेंस हुई। वो विजन ऑफ वाइट से स्ट्रेट ग्लास विंडो के पीछे वाली फिगर की तरफ चली गई। चैप्टर 1, 2, 3, 4 प्रोजेक्शन का डिसेंट। वो ब्लाइंडिंग वाइट बीम ग्लास विंडो को भेदते हुए शेमन किंग क्लारमैन पर जा लगा। फिर वो एक इंटेंस लाइट में बदल गई, सारे अंडे डार्कनेस और ईविल को मेल्ट करते हुए।
क्लारमैन की फिगर एक वाइट फ्लेम से जलने लगी, जैसे कि वो एक कागज की पुतली हो जो रेड एम्बर्स के पास लाई गई हो। लेकिन सच में वो एक पेपर फिगरीन ही थी, जो कि क्रिम्सन मूनलाइट से कंडेंस्ड लग रही थी। शेमन किंग का सब्स्टिट्यूट स्पेल, मून पेपर फिगरीन। जब पेपर फिगरीन राख में बदल गई तो वो पुराना शेमन किंग कैथेड्रल की छोटी सी पीक पर अपीयर हो गया और उसने अपनी ठंडी नज़र बेल टावर के पास खड़े एमलिन वाइट पर डाली। उसी पल क्लारमैन की ब्लड रेड आंखों में शैरन की फिगर रिफ्लेक्ट हुई, जो एक ब्लैक रीगल ड्रेस और छोटा सा बॉनेट पहने थी। उसका बॉडी स्टिफ हो गया, जैसे उसने अपने आप पर कंट्रोल खो दिया हो। ये देखकर एमलिन ने एक पल भी नहीं लगाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने इसे पहले हजारों बार प्रैक्टिस किया हो। उसने अपना विजन ऑफ वाइट शेमन किंग की लेफ्ट चेस्ट की तरफ एम किया और सन डोमेन के अनशैडोड स्पीयर को एक्टिवेट करने की तैयारी की। बस ये अटैक क्लारमैन के हार्ट पर लग जाती तो ये शेमन किंग मूनलाइट ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इसे रिजॉल्व नहीं कर पाता। आर्टिफिशियल वैम्पायर की सुपर रिकवरी एबिलिटीज से रिकवर करना भी उसके लिए मुश्किल होता। हाँ, इससे शैरन को जरूर ज्यादा सीरियस डैमेज पहुंचता, जो क्लारमैन को पोजेस किए हुई थी। लेकिन अगर वो जल्दी से अपना टारगेट रिजॉल्व कर लें तो वो इस कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस को पे करने के लिए तैयार थीं। पहले डिस्कशंस में एमलिन, शैरन और मैरिक ऐसे कई प्लान्स पर बात कर चुके थे और एक कंसेंसस पर पहुंचे थे। ये भी एक रीजन था कि शैरन ने शेमन किंग क्लारमैन के कपड़े टाइट करके उसे रेस्ट्रिक्ट नहीं किया। एक रेत के पोजेशन के कंपैरिजन में वो उसके लिए रिजॉल्व करना आसान था, जो मूनलाइट ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकता था। और क्लारमैन नंगा भागने से शर्माएगा या नहीं, इसका जवाब मैजिक मिरर ने नहीं दिया था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आखिर में एमलिन वाइट को टारगेट पर अटैक करने दिया, ताकि वो उसका मून पेपर फिगरिन डिप्लीट कर सके और शैरन के लिए पोजेशन का मौका बना सके। एमलिन के हाथ में वो ट्रांसपेरेंट ग्लास स्फीयर फिर से चमका, एक ब्लेजिंग स्पीयर में एक्सटेंड हो गया जो एक्सट्रीमली वाइट हो गया था। लेकिन इसी पल कैथेड्रल की छोटी सी पीक पर खड़ा क्लारमैन में अचानक ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। उसके फोरहेड के बीच में एक क्रैक क्विकली स्प्लिट हो गई, जैसे वहां एक ब्लड मून एम्बेडेड हो। मूनलाइट एक टाइडल वेव की तरह बाहर आई, जिससे वो इल्यूजरी ब्लॉन्ड ब्लू आइट शैरन उसके बॉडी से अनकंट्रोलेबली फ्लोट कराई। क्लारमैन के स्टिफ और स्लो मूवमेंट्स बेयरली नॉर्मल होने लगे और फुल मून की रेडियंस में वो एक पूल ऑफ ब्लड में बदलकर काउंटलेस फ्रैगमेंट्स ऑफ लाइट में स्प्लिट हो गया। उसका फिगर कैथेड्रल के दूसरे स्टीपल पर रैपिडली फॉर्म होने लगा। उसकी पीठ से चिपकी हुई थी शैरन, और एमलिन का बनाया हुआ अनशैडोड स्पीयर उस जगह से गुजरा जहां क्लारमैन ओरिजिनली खड़ा था और दूर तक जाकर एक मिनिएचर सन में एक्सपैंड हो गया। पूरा पोर्ट सिटी रोशन हो गया। उसी वक्त क्लारमैन का राइट शोल्डर स्क्वर्म करने लगा। फिर कुछ चीज ने उसकी ब्लैक रोब को फाड़कर बाहर निकाल आया। ये एक एक्सक्विजिट मेल डॉल था। वो सिर्फ एक पाम के साइज का था और एक डार्क रेड गोल्ड पैटर्न टक्सीडो पहना हुआ था। उसकी आंखें खोदी हुई थीं, सिर्फ 2 ब्लैक होल्स रह गए थे। वो पपेट क्लारमैन के शोल्डर पर बैठा और उसने अपने हाथ उठाए, अपनी सभी उंगलियों को टैप करते हुए, जैसे वो कोई इनविजिबल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा हो। शैरन की फिगर तुरंत क्लारमैन की पीठ से इजेक्ट हो गई, जैसे उसे सीरियस रिपल्शन हुआ हो। एमलिन ने महसूस किया कि उसके कपड़े टाइट हो रहे हैं, उसे टाइटली बाइंड कर रहे हैं। उसका बोटाई भी जिंदा होकर उसे स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश करने लगा। ये डॉल एक ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट था जो रोज स्कूल ऑफ थॉट ने क्लारमैन को दिया था। इसका नाम था जनरल ऑफ द प्यूपिललेस आई। ये एक ऐसी चीज थी जो म्यूटेंट पाथवे के सीक्वेंस 4 डेमीगॉड से बनी थी, जिसकी एक एक्सीडेंट के कारण सडन डेथ हो गई थी। इसमें एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक थी और ये स्पिरिट्स वाली चीजों को पोजेस कर सकता था, और जो चीजें स्पिरिटलेस थीं उन्हें भी जागृत कर सकता था अपने विल्डर के अकॉर्डिंग। लेकिन विल्डर को उसे अपने फ्लैश एंड ब्लड से फीड करना पड़ता था, नहीं तो वो धीरे धीरे अपनी आंखें उगा लेता। जब ये सील्ड आर्टिफैक्ट अच्छी कंडीशन में होता तो ये एक ईविल स्पिरिट में बदल जाता था, जो अपने ओरिजिनल ओनर के पीछे भागता था और सारे ह्यूमन से नफरत करता था। जब एमलिन को अपनी बोन्स की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी जो बर्डन से हो रही थी, तब विजन ऑफ वाइट, जिसकी वजह से उसकी सोल जल रही थी, एक ब्राइट ग्लो एमिट करने लगी। आसपास के एरिया को एक ऐसी जगह बना दिया जहां शैडोज या ईविल नहीं थे। जनरल ऑफ द प्यूपिललेस आई का इफेक्ट जो उसके कपड़ों पर था वो सेवर हो गया। लेकिन इसी पल क्लारमैन ने न समझी जा सकने वाली एक खास वर्ड क्रूएल स्माइल के साथ मटर किया। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और हवा से एक इल्यूजरी डोर खींच लाया जिस पर कई मिस्टीरियस सिंबल्स एनग्रेव्ड थे। ये था डोर ऑफ समनिंग।
मून पाथवे का सीक्वेंस 3 है समनिंग मास्टर। उसके फोरहेड पर फुल ब्लड मून की इल्यूमिनेशन के नीचे क्लारमैन, जो कि सिर्फ शेमन किंग लेवल का था, एक समनिंग कंप्लीट करने में कामयाब हो गया। लेकिन इसकी वजह से उसकी ओवरऑल ऑरा में कुछ चेंज आ गया था। उसने अपनी रैशनैलिटी का बड़ा हिस्सा खो दिया था और उसकी मैडनेस और गहरी हो गई थी। इल्यूजरी क्रीकिंग के बीच डोर ऑफ समनिंग एक क्रैक से खुल गई। गैप्स में 2 ह्यूमन पाम्स बाहर आए। उनकी स्किन पर कोई लस्टर नहीं था, टेक्सचर की कमी थी, वो बिल्कुल बेकार क्लॉथ डॉल की तरह थे। फॉल्टेक सिटी के बाहर रोज स्कूल ऑफ थॉट के बिलीवर्स और फॉलोवर्स, जो कि कॉप्स होर्ड के अटैक के बाद लोएन आर्मी की डिफेंसिव लाइन पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे, अब एक दूसरे को मारने लगे थे। उनकी रैशनैलिटी कंप्लीटली गायब हो गई थी। कुछ जो कि ओरिजिनली ऑर्डिनरी लोग थे, अपनी पीठ झुकाकर ग्रेश ब्लैक वुल्फ फर उगाने लगे। उनके मुंह के कॉर्नर्स फटे, स्टिकी सलाइवा कॉन्स्टेंटली टपक रही थी। कुछ की स्किन ब्लैक रंग से रंग गई और स्टील जैसी हार्ड हो गई। कुछ अपने दिल खो दिए और जमीन पर गिरकर कुछ भी नहीं हुआ जैसे उठकर खड़े हो गए। कुछ के बॉडीज ट्रांसपेरेंट हो गए, जैसे वो शैडोज बन गए हों। अबॉमिनेशन सुआ की ऑरा का डिसेंट विसिनिटी के सारे लिविंग क्रीचर्स को टेंट कर दिया, जिससे वो या तो ब्रेकडाउन होकर ट्रैजिक डेथ का शिकार हो गए या फिर वेयरवुल्व्स या ज़ॉम्बीज में बदल गए। एक हाई रैंकिंग सीक्वेंस 1 होने के नाते ही डायरेक्टली अपनी पावर हिज बिलीवर्स को बेस्टो कर सकता था, लेकिन इसकी एक टाइम लिमिट थी। लेकिन ये मेथड रेजिस्टेंस की होप नहीं था। बैटलफील्ड के दूसरी तरफ 2000 मीटर से दूर लो एंड शेल्टर के पीछे सोल्जर्स ने कुछ देखा या सुना नहीं था, लेकिन उनकी स्किन की सरफेस पर ट्रांसपेरेंट ब्लिस्टर्स उगाने लगे और उनके माइंड्स में हर तरह के इमोशंस और डिजायर्स को वेंट करने के थॉट्स भरने लगे। जल्द ही वो एक के बाद एक पागल होकर इरैशनल बीस्ट्स में बदल जाते। इस बेस से लेकर फॉल्टेक सिटी के अंदर तक ऐसे ह्यूमंस ढूंढना मुश्किल था जो अब तक अपनी क्लैरिटी ऑफ माइंड मेंटेन कर पा रहे हों। अचानक उन्हें एक चैंट सुनाई दी। ये एक सेक्रेड और इथीरियल आवाजों से बना हुआ चैंट था। ये चैंट सिटी के एवरनाइट कैथीड्रल से आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कई क्वायर्स गॉडेस की तारीफ कर रहे हों। सोल्जर्स, सिटीजन्स और ऑफिसर्स शेल्टर के पीछे, ट्रेंचेस के अंदर और स्ट्रीट्स पर एक के बाद एक सो गए। उन्होंने एक शांत डार्कनेस, मून फ्लावर्स और नाइट वनीला के सपने देखे। उनके बॉडीज और माइंड्स एक्सट्रीमली शांत हो गए और वो अब ईविल से अफेक्टेड नहीं थे। फॉल्टेक सिटी की एवरनाइट कैथीड्रल में नाइट हॉक्स की हाई रैंकिंग डीकन इलाया पूरी सिटी को घेरा हुआ ड्रीम मेंटेन कर रही थी। वो शहर के बाहर होने वाले डेमीगॉड बैटल में इंटरफियर करने में असमर्थ थी। उसी वक्त क्लेन और रेने टिनेकर ने आसपास की स्पिरिचुअलिटी में चेंज महसूस किया। ऐसा लग रहा था वो लेयर्स ऑफ बैरियर्स में ट्रांसफॉर्म हो रही है, जो उन्हें रेस्ट्रेन करने और उनके एक्शंस को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रही है। और शेमन किंग के चेस्ट पर जो ब्लडी मड थी, उसमें एक लंप ऑफ स्क्वर्मिंग फ्लैश ब्लैक स्टिकी लिक्विड से ढका हुआ सुआ के आर्म के बाद तुरंत बाहर निकला और इस अबॉमिनेशन का बॉडी बना। ही एक बड़े पेड़ की तरह था जिस पर तेल छिड़क गया हो। एक्सटेंडेड ब्रांचेस आर्म्स थीं जिनकी सरफेस से वेरियस अजीब चीजें प्रोट्रूड कर रही थीं। ट्रंक की सरफेस जो थिक ब्लैक लिक्विड से ढकी हुई थी, पर ब्लडशॉट आईज लदे हुए थे जो कॉन्स्टेंटली रोल कर रहे थे, देखने वालों के माइंड्स को क्लियर करके उन्हें रैबिट्स, गोट्स और पिग्स में बदल रहे थे। डजन्स आर्म्स रैपिडली बाहर की तरफ एक्सटेंड होने लगी। कुछ ने आसमान को सील कर दिया तो कुछ जमीन में घुस गईं। बाकी या तो उन्हें हर तरफ से सराउंड कर लिया या फिर सीधे क्लेन और रेने टिनेकर की तरफ बढ़ने लगी। उसी वक्त अबॉमिनेशन सुआ ने एक रोर निकाला जो सीधे किसी के स्पिरिट बॉडी में घुस गया। इससे दोनों टारगेट्स एक साथ ट्रेम्बल करने लगे। एक खास डिग्री ऑफ स्टिफनेस ने सर उठाया। इससे मिडेयर की क्रिम्सन मूनलाइट और भी रिच हो गई, जिससे एक सीन रेड स्क्रीन पर अपीयर होने लगा। इस सीन का कोर एक ममी था जो येलोइंग बैंडेज में लिपटी हुई थी। इट को काउंटलेस ब्राउन ट्री ब्रांचेस ने भेदा हुआ था और वो मिड एयर में सस्पेंड थी। उसका स्टमक फूला हुआ था और कभी कभी अलग अलग हिस्से फूलते और सूखते थे, जैसे वो नई लाइफ को जन्म दे रही हो। मम्मी का मुंह खुला हुआ था और वो कॉन्स्टेंटली स्क्रीम कर रही थी। चाहे क्लेन को कोई एक्चुअल साउंड सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे एक पेन महसूस हुआ जो उसके बॉडी और सोल के साथ रेजोनेट कर रहा था, धीरे धीरे उस पर मम्मी की प्रेडिकमेंट का बर्डन डाल रहा था। द चेन्ड गॉड। अबॉमिनेशन सुआ का रोर एंशिएंट हर्मीज वर्ड से बना हुआ था जो ह्यूमंस की इमेजिनेशन से भी बाहर था। ये इसेंशियली चेन्ड गॉड को प्रे कर रहा था और ही ने सक्सेसफुली एक रिस्पॉन्स प्राप्त कर लिया था। मदर ट्री ऑफ डिजायर रियलिटी में ज्यादा पावर इन्फ्यूज नहीं कर सकती थी।
अगर कोई शी को प्रे करके एंजल लेवल का फीडबैक प्राप्त करना चाहता तो उसके लिए एक लार्ज स्केल रिचुअल की जरूरत थी। हाँ, मदर ट्री ऑफ डिजायर का डायरेक्टली एक्सर्टेड इन्फ्लुएंस और शी की अटेंशन वाया चेन्ड गॉड में क्वालिटेटिव डिफरेंसेस थे। जब चेन्ड गॉड की प्रोजेक्शन अपीयर हुई तो पूरी जमीन डार्क रेड रंग से रंग गई। क्लेन ने महसूस किया कि उसका कनेक्शन स्पिरिट वर्ल्ड से सेवर हो गया है और वो अब टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसका फिगर इंस्टेंटली एक सी ऑफ फ्लेम्स में लीप कर गया। रेने टिनेकर के सुआ से लड़ने के मौके का फायदा उठाते हुए उसने अपना हाथ वॉइड में डाला और अलग अलग स्पॉट्स को पकड़ लिया। आखिर में क्लेन ने एक सिल्वर ब्लैक ज्वेलरी बॉक्स खींच निकाला जिसमें वेरियस जेम्स एम्बेडेड। चैप्टर 1235 सबसे ज्यादा वैल्यूएबल सपोर्ट। वो सिल्वर ब्लैक 3 टियर्ड एक्सेसरी बॉक्स जिसमें कई जेम्स एम्बेडेड थे क्विकली खुल गया और उसका सेकेंड लेवल दिखाने लगा। अंदर अंधेरा था, आसपास के बैरियर्स भी उसमें ब्लेंड हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो इन्फिनाइट स्पेस का एक पॉकेट हो। एक पल में अंधेरे में काउंटलेस रिस्प्लेंडेंट स्पेकल्स चमकने लगे, जैसे वो एक मिनिएचर कॉस्मोस, एक मिनिएचर यूनिवर्स में ट्रांसफॉर्म हो गए हों। ये ब्राइट पॉइंट्स ऑफ लाइट रैपिडली घूमने लगे और आसपास का सीन एक सेकंड में ही कई बार बदल गया। क्लाइन की एक्सपेक्टेशन थी कि वो एबोमिनेशन सुआ, रोज स्कूल ऑफ थॉट के शामन किंग और उनके कई फॉलोअर्स को गॉड्स की बैटल के रूइंस में ट्रांसफर कर दे। सदर्न कॉन्टिनेंट से दूर ले जाने पर वो तुरंत महसूस नहीं कर पाते कि क्लारमन पर अटैक हुआ है। इस तरह वो कोई टाइमली और इफेक्टिव असिस्टेंस नहीं दे पाते। लेकिन बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस के सेकेंड लेवल में एक एलिमेंट ऑफ रैंडमनेस है। डेजिग्नेटेड सीन में चीजें भेजने का एक्ट हैंडफुल टाइम्स ही सक्सेसफुल होता है। ज्यादातर टाइम सिलेक्टेड डेस्टिनेशन में अनअवॉइडेबल चेंज आ जाता है। ये ऐसी चीज है जिसे लक से इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता और कम से कम सीक्वेंस 0 से नीचे कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए जब उसने बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस का सेकेंड लेवल खोला, क्लाइन को नहीं पता क्या होगा। ये ऐसा ही था जैसे कोई बियॉन्डर पावर्स यूज किए बिना गैम्बलिंग में चीट करना। उसे ऑब्जर्वेशन पर निर्भर रहकर अपने सारे चिप्स पुश करने थे। इससे उसका दिल एंग्जाइटी से भरा हुआ था। हाँ, वो उतना वरिड नहीं था, चाहे बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस उसे और मिस मैसेंजर को कहीं भी ले जाए। उसे किसी भी तरह से हार्म करना इम्पॉसिबल था। आखिर रिनेट टिनेकर नकली थी, बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस नकली थी और खुद वो भी नकला था। इस बात को ध्यान में रखते हुए, चाहे बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस उसे जमीन के नीचे फेंक दे और एक टेरिफाइंग करप्शन का सामना हो, क्लाइन तुरंत हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन को डिस्पेल कर सकता था, सिफिरा कैसल में जाकर कंप्लीट डिसइंफेक्शन कर सकता था और सारे कनेक्शन सेवर कर सकता था। इस फाउंडेशन पर उसमें एबिलिटी थी कि वो मिस मैसेंजर की मेन बॉडी को करप्शन रेजिस्ट करने में हेल्प कर सके। क्योंकि वो डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं किया गया था, हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन की एक लेयर के थ्रू आउटकम रिलेटिवली बेहतर था। एक ही चीज जिसकी उसको चिंता थी वो ये था कि बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस का रैंडम सीन वो जगह सिलेक्ट करे जहां शैरन और एमलिन शामन किंग क्लारमन पर अटैक कर रहे थे। ऐसा हो गया तो वो मेन एनिमी फोर्स को सीधे अपने हेडक्वार्टर्स की तरफ ले जाने जैसा होता। इसका मतलब था कि वो सिर्फ ऑपरेशन छोड़ने का सोच सकते थे और वो और रिनेट टिनेकर सारे पार्टिसिपेंट्स को बैटलफील्ड से भागकर सदर्न कॉन्टिनेंट से निकलने की जिम्मेदारी लेते। ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी, लेकिन उसको इससे अवेयर रहना था। उस पल एबोमिनेशन सुआ की ऑरा के इन्फ्लुएंस की वजह से क्लाइन की स्पिरिचुअलिटी कुछ फ्रोजन हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे उसकी बॉडी और सोल को बाइंड कर रही हो, लेकिन फिर भी वो बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस के फ्लो हो रही थी, उसे खुला हुआ मेंटेन कर रही थी। एक पल में बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस के सेकेंड लेवल का सीन बदल गया, एक छोटा वास्ट समंदर दिखाने लगा। क्लाइन, रिनेट टिनेकर, एबोमिनेशन सुआ, हुडेड शामन किंग और कई रो स्कूल ऑफ थॉट के बिलीवर्स और सबॉर्डिनेट्स ने एंडलेस येलो सैंड और रात की एक्सट्रीम कोल्ड देखी। चेन्ड गॉड के प्रोजेक्शन के अलावा बैटलफील्ड के सारे लिविंग बींग्स तुरंत एक डेजर्ट में ट्रांसफर हो गए और प्रोजेक्शन एबोमिनेशन सुआ के डिपार्चर की वजह से कनेक्शन सेवर्ड हो गया, जिससे हिज पावर्स रियलिटी में सीप इन नहीं कर पाएंगी। कहाँ पहुंचे हैं इसको एग्जामिन करने का टाइम ना होते हुए क्लाइन ने बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस को डिस्पेल कर दिया और फिंगर स्नैप की। एक स्कारलेट फ्लेम समन करते हुए उसमें कॉन्स्टेंटली जंप करने लगा। उसने ऐसा एबोमिनेशन सुआ के अटेंशन से बचने के लिए किया था, साथ ही मौका पकड़कर हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन की समनिंग कंप्लीट करने के लिए। उसी वक्त उसने एक एक्सट्रीमली ईविल रोर सुना। उसका माइंड अचानक ब्लैंक हो गया और उसने टेम्परेरली अपने सारे थॉट्स खो दिए। जिस स्कारलेट फ्लेम्स में वो डूबा हुआ था वो भी जिंदा हो गईं और एक केज की तरह उसे जमीन से बाइंड कर दिया।
सिर्फ एक रोर और कुछ ऑरास के इन्फ्लुएंस से एबोमिनेशन सुआ उसे कुछ हद तक रिस्ट्रेन कर चुका था। अगर ये ना होता कि रिनेट टिनिकर, जो अपनी पीक कंडीशन में थी, उसका टीममेट थी, तो क्लाइन की प्रोजेक्शन हेल्पलेसली एग्जीक्यूट हो जाती। शायद उसका एक्चुअल बॉडी भी कुछ इफेक्ट सह लेता। इस पल कासिल के साइज वाले उस बड़े डॉल ने एक स्टेप आगे बढ़ाया और अपना टाइटली शट मुंह खोला। कोई साउंड नहीं आई, लेकिन पिच ब्लैक लिक्विड से ढका हुआ डिस्टॉर्टेड वुड ऐसा लग रहा था जैसे फ्लड डाइक से टकराया हो। वो पीछे की तरफ रिपेल हो गया और अजीब चीजें प्रोट्रूडिंग करती आर्म्स उछाली। ये एक कर्स थी जो रिनेट टिनिकर बहुत बहुत देर से साइलेंटली एक्यूमुलेट कर रही थी। कर्स की रूट वो गुस्सा, हेट्रेड और हर की ग्रंज थी जो अटैक्ट होने के बाद एमर्ज हुई थी। लेकिन एबोमिनेशन सुआ ने कोई ऑब्वियस चेंज नहीं दिखाया। वो सिर्फ थोड़ा स्टैगर किया और एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया, फिर नॉर्मल हो गया। हाई लेवल एग्जिस्टेंसेस हमेशा सेम पाथवे के लो लेवल बियॉन्डर्स को रिस्ट्रेन कर सकती हैं। वो स्पेस पर भी कुछ इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर सकती हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर फ्लेम्स की रिस्ट्रेंट से भागते हुए क्लाइन ने क्रीपिंग हंगर यूज करके ब्लिंक किया और दूसरी साइड पहुंच गए, रोज स्कूल ऑफ थॉट के शैमन किंग ने बनाए ब्लड मून एरो से बचते हुए। उसने सीधे एबोमिनेशन सुआ की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। उसने मौका पकड़ा और अपना राइट हैंड आगे बढ़ाया और वॉइड से खींचने की कोशिश की। इस बार उसने कुछ भी नहीं खींचा। क्लाइन ब्लिंक करता गया और अपने एक्शंस रिपीट करता गया। फिर उसने सक्सेसफुली एक फिगर खींच निकाला। वो कोई और नहीं बल्कि चर्च ऑफ एवरनाइट के एसेटिक्स की लीडर, कंसीलमेंट डोमेन की एंजल आरियाना थी, जो एक सिंपल लिनन रोब और ट्री बार्क बेल्ट पहने हुए थी। मेरा पहला का रिपोर्ट काम आया आखिर, एक थॉट उसके माइंड में फ्लैश हुआ जब उसने फिर से क्रीपिंग हंगर एक्टिवेट किया और कहीं और टेलीपोर्ट हो गया। आरियाना की प्रोजेक्शन की आंखें हल्की सी डार्क हुई और उसकी आंखें इंस्टेंटली डार्क और डीप हो गईं। इसके बाद वो रिनेट टिनिकर और एबोमिनेशन सुआ की लड़ाई में शामिल हो गईं। उनकी मदद से रिनेट टिनिकर, जो कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन में थी और उसके लिए मौके बनाने की कोशिश कर रही थी, आखिरकार सांस लेने में कामयाब हो गईं। वो न तो एबोमिनेशन सुआ की पोजेशन में गईं, न ही वो एक रियल डॉल बनी। रोज स्कूल ऑफ थॉट के शैमन किंग ने डार्कनेस और मून डोमेन्स के लिए अपना वेल राउंडेड एस्पेक्ट दिखाया। उसने एबिस शैकल्स जैसे स्पेल्स यूज करके क्लाइन के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस ब्लिंकिंग इतनी इफेक्टिव थी कि बिना चेन्ड गॉड की प्रोजेक्शन और हिस के आसपास के इन्फ्लुएंस और एबोमिनेशन के इंटरफेरेंस के क्लाइन मछली पानी में थी। वो फ्री और रिलैक्स था। उसे सिर्फ ये सोचना था कि हर 2 टेलीपोर्ट्स के बाद अपने एनिमी के स्पेल्स को कैसे डील करना है। लेकिन शामन किंग उसे इफेक्टिव तरीके से रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि वो अगली बार कहां अपीयर होगा। इस प्रोसेस के दौरान क्लाइन ने कुछ और बार वॉइड को पकड़ा, जब तक उसने एक फिगर खींची नहीं निकाला। इस फिगर की स्किन ब्रॉन्ज थी, बाल काले थे और ब्राउन आंखें थीं। उसके फेशियल फीचर्स सॉफ्ट थे और गेज ठंडी। उसने एक डीप ब्लैक रोब पहनी थी जिस पर गोल्डन थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी थी। उसके फोरहेड पर गोल्डन क्राउन था और वो कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर डेथ कॉन्सिल अजिक एगर्स थे। एक और एंजल शामन किंग की आईलिड्स ट्विच करती हुई देखी। इसी पल एबोमिनेशन सुआ ने अचानक मल्टीपल ब्लैक आर्म्स डेजर्ट में घुसा दी। आसपास का डेजर्ट उबलने लगा और थिक ब्लैक लिक्विड से ढक गया। ये दूर तक एक्सटेंड हुआ और वॉइड में इन्वेड करके रियलिटी और स्पिरिट वर्ल्ड के ओवरलैपिंग को डिसरप्ट कर दिया। टेलीपोर्टेशन पर पूरा इफेक्ट ना होने का फायदा उठाकर क्लाइन मिस्टर अजिक के पीछे ब्लिंक किया। हिम के शील्ड में रहकर उसने तेजी से हवा को कुछ बार पकड़ा। उसका आर्म अचानक भारी हो गया और उसने एक सिल्वरी व्हाइट स्नेक की टेल खींच निकाली। एक और एंजल। जिस वजह से उसने तीनों एंजल्स को डायरेक्टली समन करने की हिम्मत की, वो ये था कि उसका ये हिस्टोरिकल वाइड प्रोजेक्शन रिनेट टिनिकर ने स्टाफ ऑफ द स्टार्स से यूज करके समन किया था। स्पिरिचुअलिटी का कंजम्पशन इस एंशिएंट बेन ने बियर किया, फॉर्स ने नहीं तो फॉर्स सर्वेंट ऑफ कंसीलमेंट आरियाना के डिसेंट के पल ही फेंट हो जाती। वो ऐसी स्पिरिचुअलिटी एक्सपेंडिचर को बर्दाश्त नहीं कर पाती। फॉर्स का मकसद था पहले गहरमैन स्पैरो की हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन समन करना, ताकि उसके पास बहुत टाइम हो रिचुअल सेट करने का और स्टाफ ऑफ द स्टार्स को रियल वर्ल्ड में लाने का। फिर हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन की मेंटेनेंस डिस्पेल हो जाती, जिससे वो फॉग में वापस आ सके और रिनेट टिनिकर दूसरा वो समन कर सके। 10 सेकंड से कम में जब एबोमिनेशन सुआ ने अपना अटेंशन रिनेट टिनिकर पर फोकस किया और सबकॉन्शियसली क्लाइन को बिलिटल किया, इस वजह से वो न सिर्फ चेन्ड गॉड की प्रोजेक्शन की मदद खो बैठा, बल्कि उस स्टेट से भी निकल गया जहां वो एम्बुश लगाने वाला था और अब 4 पावरफुल एंजल्स की सीज में आ गया। किसी भी हेजिटेशन के बिना इस सीक्वेंस 1 एंजल ने अपना मुंह खोला और एंशिएंट हर्मीज वर्ड्स में चैंट किया। वो फिर से चेन्ड गॉड को प्रे कर रहा था। जब डोर ऑफ समनिंग शैमन किंग क्लारमन के सामने खुला तो सिर्फ 2 ट्रेम्बलिंग हैंड्स का एक्सटेंशन ही काफी था।
एमलिन वाइट के माइंड में अचानक एक थॉट फ्लैश हुआ। रोज स्कूल ऑफ थॉट का दूसरा एंजल, किंग ऑफ कर्सेस बैरेंका, ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो शैरन और मैरिक ने दी थी। ये देखकर एमलिन का माइंड टाइट हो गया। बिना किसी हेजिटेशन के उसने अपनी आर्म हिलाई और विजन ऑफ वाइट को डोर ऑफ समनिंग की तरफ फेंक दिया। ये इसलिए क्योंकि वो पहली बार डेमीगॉड लेवल की लड़ाई एक्सपीरियंस कर रहा था, इसलिए वो ओवर रिएक्ट कर गया। दूसरी तरफ उसे विजन ऑफ वाइट खो जाने की चिंता नहीं थी। आखिर वो सैंग्विन की प्रॉपर्टी थी, बेहतर से बेहतर वो बाद में टाइम के साथ रीपे कर देगा। उसी वक्त चाहे सील्ड आर्टिफैक्ट ना हो, उसके पास और भी मिस्टिकल आइटम्स यूज करने को थे, जैसे कि लेमानोज ट्रैवल्स। नोटबुक के साथ एमलिन अनशैडोड क्रूसिफाई को समन कर सकता था, जो विजन ऑफ वाइट की जगह ले सकता था। आईबॉल शेप्ड ग्लास स्फीयर के उड़ते हुए वो रास्ते में लाइट अब्सॉर्ब करती गई, एक्सट्रीम डार्कनेस अपने साथ लेते हुए। जब वो डोर के पास पहुंची, विजन ऑफ वाइट अचानक एक एक्सट्रीमली ब्रिलियंट ग्लो में एक्सप्लोड हो गई। जैसे दोपहर का ब्लेजिंग सन, उसने दोनों हाथों और दरवाजे को एनगल्फ कर लिया, सारे ईवल, डीजेनरेट, डार्कनेस, फिल्थ और अनडेड ऑरास को मेल्ट करते हुए। क्लारमन के फोरहेड पर जो फुल ब्लड मून था, वो क्लियरली अफेक्टेड हुआ। सारी लाइट बीम्स उसकी साइड पर कंप्रेस हो गईं, जिससे वो आसपास को अफेक्ट नहीं कर पाया। इस मौके का फायदा उठाते हुए शैरन की फिगर जो मिड एयर में अपीयर हुई थी, डिस्टॉर्ट होकर एक ह्यूमन साइज पपेट में बदल गई। ये पपेट बिल्कुल शैमन किंग क्लारमन जैसा था। उसके बाल मेसी, ब्लैक एंड व्हाइट थे और अ पेयर ऑफ ब्राइट रेड आइज थी। और एमलिन ने अपनी लेफ्ट आर्म उठाकर एक ट्रांसलूसेंट रिंग दिखाई, जो उसके ग्लव्ड इंडेक्स फिंगर के बाहर पहनी हुई थी। रिंग ऐसी लग रही थी जैसे लाइट रेड एम्बर से बनी हो, और उस पर एक ब्लड कलर्ड जेम एम्बेडेड था। चैप्टर 1236 लिंकेज। शामन किंग क्लारमन की आंखों में एक ब्राइट सिल्वर मून उठा। जल्द ही उसकी आयरिसेस को भर डाला। ये बिल्कुल अलग था नॉर्मल क्रिम्सन मून से। ये वो ब्लड मून भी नहीं था जो कभी कभी दिखता है। ये थोड़ी देर पहले मून की अबनॉर्मल स्टेट जैसा था, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी थे। उसने क्लारमन की आंखों और बॉडी को इल्यूमिनेट किया, जिससे वो तुरंत क्रिम्सन मून से कांटेक्ट खो बैठा। इसका मतलब ये था कि जब तक चीजें नॉर्मल नहीं होती, क्लारमन मूनलाइट ट्रांसफॉर्मेशन की कोशिश नहीं कर सकता था, और ना ही वो क्रिम्सन मूनलाइट की इल्यूमिनेशन की रेंज में टेलीपोर्ट कर सकता था। अचानक इस मून डोमेन के शामन किंग के माइंड में एक वर्ड अपीयर हुआ। वो पुरानी गॉडेस लिलिथ, जो कभी मून पाथवे को कंट्रोल करती थी। ऐसा चेंज एमलिन की एक्सपेक्टेशन से बाहर था, लेकिन शैरन, जो अपने इमोशंस और थॉट्स को कंट्रोल करने में माहिर थी, इससे अफेक्टेड नहीं हुई। चाहे वो एक क्लारमन पपेट बन चुकी थी, उसने अपना राइट हैंड उठाया और अपने मेसी ब्लैक एंड व्हाइट बालों का कुछ हिस्सा खींचकर उखाड़ दिया। उसी पल शामन किंग क्लारमन के सर से एक टफ्ट ऑफ व्हाइट हेयर अपने आप गिर गया, बिना किसी अटैक के। दूर डोर ऑफ समनिंग जो उसने अभी खोला था, वो विजन ऑफ वाइट की सन रेस की फुल माइट से डिसॉल्व हो गया। ऐसा इसलिए नहीं था कि रोज स्कूल ऑफ थॉट का एंजल जो समन किया गया था, ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट को रेजिस्ट नहीं करता, बल्कि डोर ऑफ समनिंग ऐसी स्पेशल अटैक बर्दाश्त नहीं करता। साथ ही किंग ऑफ कर्सेस बैरेंका ने सिर्फ 2 हाथ बाहर निकाले थे। इससे हिज डिसेंट के थ्रू रिमोटली प्रोजेक्ट की जा सकने वाली पावर की लिमिट लग गई। रियल वर्ल्ड में परमिएट होने वाली ईवल ऑरा भी विजन ऑफ वाइट से प्योरीफाई हो गई, जिससे वो शैरन और एमलिन को अफेक्ट नहीं कर पाई। उस पल डोर ऑफ समनिंग के बिना बैरेंका को वापस अपनी ओरिजिनल जगह लौट जाना पड़ा। ही को अगले समनिंग या शामन किंग क्लारमन की प्रेयर का इंतजार करना होगा। एक एंजल होने के नाते ही पूरे वर्ल्ड में प्रेयर्स को रिस्पॉन्ड करने की स्टेटस रखता था। जब वो स्ट्रैंड ऑफ हेयर गिरा, शैरन अपनी क्लारमन पपेट स्टेट में किसी भी हेजिटेशन के बिना अपने राइट हैंड को नेचुरली फोरहेड से नीचे स्लाइड कराया। उसने वो एग्जैजरेटेड क्रैक पकड़ा जिसमें फुल ब्लड मून एम्बेडेड था, और उसे जोर से दबा दिया। क्लारमन अपने आप से एक ब्लड कर्डलिंग स्क्रीम निकाल बैठा। उसके फोरहेड का फ्लैश एक बिजार ब्लर में बदल गया, और वो डरावने क्रैक को भरने लगा, मिनिएचर फुल मून को ब्लॉक करते हुए। ये म्यूटेंट पाथवे के सीक्वेंस 4 पपेट की बियॉन्डर पावर्स में से एक थी, जिसका नाम था सोर्स ऑफ कर्सेस। नॉन लिविंग क्रीचर्स को इन्फ्लुएंस करने के अलावा पपेट्स मिस्टिकल पपेट्स और मैजिकल पेपर फिगरीन्स में भी बदल सकते हैं। एस्टैब्लिश्ड कनेक्शंस के थ्रू वो अपने टारगेट्स को कर्स करने के लिए वेरियस मेथड्स यूज कर सकते हैं। ये बियॉन्डर पावर सीक्वेंस 3 तक पहुंचते हुए एक क्वालिटेटिव चेन से गुजरती है। करंट स्टेज में ये म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव डैमेज देती है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में पपेट डेमीगॉड्स इसका इस्तेमाल कम ही करते हैं। सीधे शब्दों में, एक पपेट को अपने एनिमी को हर्ट करने के लिए खुद को हर्ट करना पड़ता है।
शैरन ने ऐसा करने की हिम्मत इसलिए की थी क्योंकि वो सर्टेन थी कि दोनों सीक्वेंस 4 होते हुए एक रेथ और ज़ॉम्बी होने के नाते वो डेफिनेटली एक वैम्पायर से बेहतर डैमेज बर्दाश्त कर लेगी। पहले से जानकर कि शामन किंग क्लारमन के पास ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट जनरल ऑफ द प्यूपिललेस आई है, शैरन ने कभी सोचा नहीं था कि रेथ की पोजीशन से वो ट्रूली सक्सेसफुल हो जाएगी। उसका मेन गोल इस मेथड से क्लारमन के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करना था ताकि बाद में कर्स की तैयारी हो सके। बाल का वो टफ्ट उखाड़ना कर्स की ऑफिशियल शुरुआत का सिंबल था। टारगेट के फोरहेड पर फुल ब्लड मून को डिस्ट्रॉय करना था ताकि वो फिर से डोर ऑफ समनिंग एस्टैब्लिश ना कर सके और रोज स्कूल ऑफ थॉट का एंजल बैटलफील्ड में ना ला सके। हाँ, एक डेमीगॉड होने के नाते क्लारमन इतनी आसानी से कर्स से मरने वाला नहीं था। पहले वो मूनलाइट ट्रांसफॉर्मेशन और इल्यूजरी बैट्स यूज करके कर्स से आने वाले डैमेज को वीकन कर सकता था। फिर कॉन्स्टेंटली हाई स्पीड्स में मूव करते हुए वो अटैक से बच सकता, साथ ही रोज स्कूल ऑफ थॉट के एंजल की ऑनरिफिक नेम चैंट करता। लेकिन सिल्वरी वाइट मून की इल्यूमिनेशन में उसका बॉडी फ्रीज हो गया लग रहा था, जिससे वो सीरीज ऑफ एक्शंस कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। जब क्लारमन का माइंड रेस कर रहा था, जनरल ऑफ द प्यूपिललेस आई पपेट उसके शोल्डर पर खड़ी हो गई और एक ईयर पियर्सिंग स्क्रीम निकाली। आसपास की ग्लास विंडोज टूटकर बुलेट्स में बदल गईं, जो फ्लोटिंग शैरन की तरफ उछलीं। बिना किसी के कंट्रोल के आईबॉल लाइक ग्लासफियर अपने आप उड़ी और एक जाइगैंटिक पिलर ऑफ लाइट जिसके आसपास फ्लेम्स घूम रही थीं, नीचे आई। वो पिलर ऑफ लाइट ने शैरन को एंगल्फ कर लिया, आसपास को ब्राइट बना दिया जैसे दिन का टाइम हो। जनरल ऑफ द प्यूपिललेस आई ओनरलेस मिस्टिकल आइटम्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उन्हें मदद करने के लिए मजबूर कर सकता है। फ्लेयरिंग सन के बीच शैरन, जो क्लारमन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, क्लियर साइंस ऑफ मेल्टिंग दिखाने लगी। उसका फेस अनकंट्रोलेबली कंटॉर्ट होने लगा। ग्लास फ्रैगमेंट्स का बड़ा हिस्सा पिलर ऑफ लाइट में मेल्ट हो गया, जबकि बाकी का हिस्सा उसके बॉडी में घुस गया। क्लारमन ने फिर से एक ट्रैजिक क्राई निकाला। इससे एमलिन का बॉडी ठंडा हो गया, जैसे उसका ब्लड फ्रीज हो रहा हो। शामन किंग क्लारमन के बॉडी पर एक के बाद एक ब्लडी होल्स अपीयर होने लगे। वो एक कैंडल की तरह लग रहा था जो फर्नेस में फेंक दिया गया हो। धीरे धीरे सॉफ्ट हो रहा था और उसकी फैट से ऑयल टपक रहा था। सोर्स ऑफ कर्सेस से होने वाला कोई भी डैमेज टारगेट पर रिफ्लेक्ट होता है। रोज स्कूल ऑफ थॉट के डेमीगॉड होने के नाते इसमें कोई शक नहीं कि क्लारमन इसे जानता था। उसका पहला एक्शन डैमेज के इस एक्सचेंज का इस्तेमाल करके शैरन को कर्स रोकने पर मजबूर करना था। सन डोमेन के थेरेजिकल स्पेल्स ईविल क्रीचर्स जैसे पपेट्स, रेथ्स, ज़ॉम्बीज और वेयरवुल्व्स पर वैम्पायर्स, पोशंस प्रोफेसर, स्कारलेट स्कॉलर और शामन किंग से ज्यादा डैमेज करते हैं। सीधे शब्दों में कंटिन्यूअस फ्लैरिंग सन स्ट्राइक्स शैरन को डिसिपेट कर देती, लेकिन क्लारमन को सिर्फ सिवियरली इंजर कर पाती, क्योंकि मून पाथवे के डेमीगॉड्स में एक्सट्रीमली स्ट्रांग सेल्फ रिकवरी एबिलिटीज होती हैं। सिर्फ एक सेकंड में शामन किंग क्लारमन ने अपने रिच एक्सपीरियंस और डीप मिस्टिसिज्म की नॉलेज का इस्तेमाल करके सोर्स ऑफ कर्सेस की प्रॉब्लम को एक्यूरेटली ग्रास्प किया और शॉर्टेस्ट टाइम में रिजल्ट्स दिखाने वाला सबसे सूटेबल मेथड चूज किया। लेकिन उसी पल विजन ऑफ वाइट खो चुके एमलिन वाइट ने, जिसने अजीब मून समन किया था, अपनी सेंसेस वापस पाई। उसने एक ब्रॉन्ज ग्रीन हार्ड कवर्ड नोटबुक निकाला और उसके एक पेज को फ्लिप किया। एक क्रैकलिंग साउंड सुनाई दी। बोल्ट्स ऑफ लाइटनिंग हवा से अपीयर होकर एक स्टॉर्म में इंटरव्यू हो गई, जो स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रक्टिव ऑरा एमिट कर रही थी। एक पल में शामन किंग क्लारमन उसमें स्वीप हो गया। लेमानोज ट्रैवल्स थंडरस्टॉर्म। मूनलाइट ट्रांसफॉर्मेशन और कुछ रेंज में ब्लिंक करने की एबिलिटी टेम्परेरली खो चुकने के बाद क्लारमन अटैक से बच नहीं पाया। उसे सिल्वर लाइटनिंग के बोल्ट्स ने जड़ से झोला। शैरन ने मौका पकड़कर सोर्स ऑफ कर्सेस को डिस्पेल कर दिया ताकि टारगेट पर होने वाला डैमेज उस पर रिफ्लेक्ट ना हो, लेकिन उसका फेस पहले से ज्यादा पेल था और उसकी सांस कमजोर हो गई। ब्लेजिंग सन की पिलर ऑफ लाइट ने उसे काफी सिग्निफिकेंट डैमेज पहुंचाया था। सिल्वरी वाइट ब्लॉब जो ब्लास्ट हुई थी क्विकली बुझ गई और क्लारमन का बॉडी ऑलरेडी पिच ब्लैक हो चुका था। उसका चार्ड स्किन और फ्लैश कॉन्स्टेंटली पीलिंग ऑफ हो रहा था। पीसेज ऑफ फ्लैश स्क्वर्म कर रहे थे और ग्रो हो रहे थे। जनरल ऑफ द प्यूपिललेस आई का बॉडी रैपिडली इनकॉर्पोरियल हो गई, जैसे वो एक स्पेक्टर बन चुकी थी। वो क्लारमन को पोजेस करके उसे एरिया से हटाने की तैयारी कर रही थी ताकि बाद के ब्लोज से बचाया जा सके। इस पल अचानक एक ब्लॉन्ड रेड आइड हेड अपीयर हुआ और उसने एक्सक्विजिट डॉल का सर काट दिया। क्लारमन, जो अभी भी ग्रॉगी था, उसकी तरफ सबकॉन्शियसली देखा और उसने एक हेडलेस लेडी देखी। ये लेडी एक डार्क और कॉम्प्लिकेटेड गॉथिक लॉन्ग ड्रेस पहने हुए थी और 4 ब्लॉन्ड रेड आइड हेड्स पकड़े हुए थी। रिनाइट टिनेकेयर।
उस वास्ट डेजर्ट में रिनाइट टिनेकेयर की आंखें, जो अजिक, आरियाना और जाइंट सिल्वर सर्पेंट के साथ अबॉमिनेशन सुआ पर अटैक कर रही थी, अचानक ग्लेज्ड ओवर हो गईं। उसके एक्शन स्टिफ हो गए और वो प्योर इंस्टिंक्ट पर अटैक करने लगी। ये क्लेन का प्लान का पार्ट था। जब इस साइड की लड़ाई स्टेबल हो गई और अबॉमिनेशन सुआ शॉर्ट पीरियड में खुद को इससे निकाल नहीं पा रहा था, तो रिनाइट टिनेकेयर की मेन बॉडी अपनी कंसील स्टेट डिस्पेल करती। फिर वो रियल वर्ल्ड में वापस आती और जल्दी से शारन और एमलिन की लड़ाई खत्म करने में मदद करती। मिड एयर में ट्रैजिक लुकिंग ममी प्रोजेक्शन को देखते हुए जब क्लेन तीनों एंजल्स को कंट्रोल करके अबॉमिनेशन सुआ को होल्ड बैक कर रहा था, उसने उनकी आरास का इस्तेमाल करके आसपास के एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस किया। उसने टेलीपोर्टेशन से स्विच करके फ्लेमिंग जंप शुरू किया और वो रोज स्कूल ऑफ थॉट के शामन किंग से डील करता रहा। इस प्रोसेस में वो केयरफ्री और रिलैक्स लग रहा था, लेकिन असल में उसने महसूस किया कि उसके बॉडी और सोल की एफिनिटी धीरे धीरे कम हो रही थी। उसका बॉडी ग्रेजुअली एक स्पिरिट केज बन रहा था, जिससे उसके एक्शन स्टिफ और भारी हो रहे थे। ये उसे प्रिजनर के कोर डिस्क्रिप्शन की याद दिला रहा था। बॉडी हार्ट का केज है और वर्ल्ड बॉडी का केज है। टाइम बीतने के साथ उसने इस सेंटेंस का मतलब दूसरे एंगल से समझा। जब से अबॉमिनेशन सुआ ने हिज अटेंशन उस पर डायरेक्ट करनी शुरू की, चाहे वो डायरेक्ट अटैक करने का मौका ना पाए, फिर भी ही उसे किसी न किसी फॉर्म के करोजन सहने पर मजबूर कर रहा था। जब रिनाइट टिनेकेयर के एक हेड ने जनरल ऑफ द प्यूपिललेस आई को कंट्रोल कर लिया, तो दूसरे हेड ने उसी ब्लैक स्टाफ को उठाया जो वो अपने दांतों में दबोए हुए थी। जेम एम्बेडेड स्टाफ एक मिस्टी ग्लो से चमक उठी। एक फिगर जल्दी शेप लेने लगी। वो कोई और नहीं बल्कि गर्मन स्पैरो था, जो टॉप हैट और ट्रेंच कोट पहने हुए डेथ नेल पकड़े हुए था। बैंग, एक सिल्वर ब्लैक स्ट्रीम ऑफ लाइट निकली और एक्यूरेटली क्लार्मन के बॉडी पर लगी। क्लार्मन के थॉट्स रुक गए और वो वहीं फ्रीज हो गया। कंट्रोल स्पिरिट बुलेट। ये वो कंट्रोल स्पिरिट बुलेट थी जो गर्मन स्पैरो ने चलाई थी और स्टाफ ऑफ द स्टार्स ने रीएनैक्ट किया था। ये 062 सील्ड आर्टिफैक्ट वील्डर के माइंड में सरफेस होने वाली बियॉन्डर पावर्स और लोगों को रियलिटी में डिसेंड करने दे सकती है, जबकि द लैटर एक सिंगल अटैक लॉन्च कर सकते हैं। दूसरी तरफ शारन इमीडिएटली एक पपेट में बदल गई जो बिल्कुल क्लार्मन जैसी दिखती थी। उसने अपना राइट हैंड वापस खींचकर अपने चेस्ट में जोर से घुसा दिया। ब्लड फव्वारे की तरह निकला और क्लार्मन का मुंह खुला रह गया, आवाज नहीं निकाल पाया। एक रेत के लिए हार्ट डेफिनेटली वाइटल पॉइंट नहीं है, लेकिन वैम्पायर के लिए वो लीथल है। क्लार्मन को कोई चांस दिए बिना एमलिन ने फिर से लेमानोस ट्रैवल्स फ्लिप किया और हिस्टोरिकल वाइड समनिंग की रिकॉर्डिंग रिलीज की और ब्रॉन्ज अनशैडोड क्रूसिफिक्स निकाला। उसने अपनी उंगली एक स्पाइक पर दबाई, ब्लड बहने दिया ताकि मॉटल्ड क्रॉस को क्लीन कर सके। एक प्योर बर्निंग व्हाइट स्पीयर इंस्टेंटली गोल्डन रेज ऑफ लाइट के नीचे क्लार्मन, एक शामन किंग जो 1000 साल से ज्यादा जीता था, एवरनाइट कैथीड्रल के एंट्रेंस पर टुकड़ों में गिरा। उसके बॉडी का हर हिस्सा चार्ड ब्लैक था। उसका ब्लड कंप्लीटली ड्रेन हो चुका था। उसके ब्लैक रोब एशेज में से कुछ गिर पड़ा। वो एक नॉर्मल साइज्ड पाम था। उसकी स्किन की टेक्सचर बिल्कुल भी ह्यूमन नहीं लग रही थी और उस पर एक डिम लस्टर था। उसकी उंगलियां स्लेंडर थीं और उनमें बैलेंस्ड मात्रा में फ्लैश और बोन थे। अगर वो ऐसे मौके पर नहीं देखता तो एमलिन डेफिनेटली मान लेता कि वो पाम एक एक्सक्विजिट डॉल का हिस्सा है। रीनेट टिनेकर के हाथ में दूसरा हेड आगे स्विंग करता हुआ पलंग गया और उसने जल्दी से उस पाम को काट लिया। उसी वक्त शारन का फिगर इनकॉर्पोरियन हो गया और वो शामन किंग क्लार्मन के रिमेन्स में घुस गई, उसकी बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक को एक्सपेल करने की स्पीड बढ़ाते हुए। एमलिन कंपोज्ड हुआ और लिलिथ्स रिंग से बनाए हुए डोर ऑफ समनिंग की तरफ देखा। उसका बॉडी अचानक हेजी मूनलाइट में बदल गया। क्रिम्सन मूनलाइट टूटकर काउंटलेस फ्रैगमेंट्स ऑफ लाइट में बदल गई। ब्राइट और डेविलिश रेड स्केल्स मूनलाइट से घिरा हुआ एरिया में तैरने लगे। क्लार्मन की कॉप्स के पास रीस्ट्रक्चर होकर एमलिन व्हाइट में बदल गए, जो टक्सीडो और बोटाई पहने था। बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक की तरफ देखे बिना उसने अनशैडोड क्रूसिफिक्स डिस्पेल किया, झुका और ब्लैक वेलवेट ग्लव से विजन ऑफ व्हाइट उठा ली, जो उसने पहले साइड फेंकी थी। उसके दूसरे हाथ में लेमानोस ट्रैवल्स हिलाकर बुक के एक पेज को फ्लिप किया। उस पर सिंबल्स और मिस्टीरियस पैटर्न्स सब ट्रैवलिंग के थे। एमलिन का फिगर ट्रांसपेरेंट हो गया और सीन से वैनिश हो गया। उसने प्लान फॉलो करते हुए ऑपरेशन खत्म होते ही सबसे पहले लीव किया। उसने शैरन और उसके साथियों के सीन क्लीनअप और ट्रेसेस क्लियर करने में इंटरफियर नहीं किया। आखिर वो वहां का सबसे कमजोर था। उसने बैटल में काफी एनर्जी यूज कर ली थी, सील्ड आर्टिफैक्ट्स और मिस्टिकल आइटम्स पर निर्भर रहकर। वॉर के स्पॉयल्स वो बैकलैंड वापस जाकर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इस एस्पेक्ट में एमलिन गर्मन स्पैरो की प्रॉमिस और रोज स्कूल ऑफ थॉट के टेम्परेंस डिपार्टमेंट के क्रेडिट पर पूरी तरह भरोसा रखता था। बैकलैंड में खाली घर में टेलीपोर्ट होते ही उसने अचानक लेमानोस ट्रैवल्स फेंक दी।
उसने एक ब्रॉन्ज बॉक्स निकाला जिसमें कई रेड जेम्स एम्बेडेड थे और उसमें विजन ऑफ वाइट रख दी। ऐसा करने के बाद ही एमलिन के पास एनर्जी थी कि वो अपने लेफ्ट हैंड का ग्लव उतारे। उसने देखा कि उसकी उंगलियों में ब्लिस्टर्स भरे हुए थे, स्वोलन थे। सैंग्विन की रीजनरेटिव एबिलिटी के साथ ऐसे लेवल का डैमेज पहले ही हील हो जाना चाहिए था, लेकिन असल में उसका कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ था। विजन ऑफ वाइट के बर्न्स कम से कम 7 दिन तक रहेंगे। एमलिन ने एक मेटल ट्यूब में स्टोर्ड ऑइंटमेंट निकाली और कुछ निचोड़कर अपने वूंड पर अप्लाई किया। इमीडिएटली सोल स्टैबिंग पेन कूलिंग सेंसेशन से ईज हो गई। एमलिन ने धीरे से सांस छोड़ी, जैसे वो आखिरकार रेजरेक्ट हो गया हो। उसने काफी विल पावर यूज करके खुद को रोक लिया था कि वो विजन ऑफ वाइट जमीन पर ना फेंके, क्योंकि जब सील्ड आर्टिफैक्ट उसके कंट्रोल से बाहर होता तो वो ऑटोमेटिकली आसपास की लाइट एब्जॉर्ब करता और रेडिएंट ग्लो एमिट करता। एक सैंग्विन के लिए ये सुसाइड करने का एक एक्सीलेंट तरीका था। इसके तुरंत बाद एमलिन ने पहले से एक्सट्रैक्ट की गई अपनी ब्लड की एक बॉटल निकाली और लेमानोस ट्रैवल्स की सरफेस पर स्मीयर कर दी। फिर उसने ब्लड की एक और बॉटल पी ली ताकि लिलिथ्स रिंग से होने वाले ब्लड थर्स्ट को ईज करे। ऐसे ऑपरेशन के बाद आखिर उसने सील्ड आर्टिफैक्ट के नेगेटिव इफेक्ट्स को अपने से दूर कर लिया। सिर्फ इस पल उसके पास टाइम था कि वो बैटल के दौरान हुए एक्सीडेंट को याद करे। लिलिथ्स रिंग से प्रोजेक्ट किया गया डोर ऑफ समनिंग स्पिरिट वर्ल्ड की गहराई से क्रीचर्स तो नहीं लाया, लेकिन अजीब मून समन कर बैठा। वो मून डोर ऑफ समनिंग के पीछे लटका हुआ साइलेंटली शामन किंग क्लारमन को इल्यूमिनेट कर रहा था, मून डोमेन से रिलेटेड वेरियस बियॉन्डर पावर्स को सप्रेस करते हुए। अगर ये चेंज नहीं होता तो चाहे लिलिथ्स रिंग सेंट लेवल स्पिरिट क्रीचर ही क्यों ना समन कर लेता, बैटल इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। शायद उन्हें रोज स्कूल ऑफ थॉट के टेम्परेंस एंजल के डिसेंट का इंतजार करना पड़ता ताकि ओवरवेलमिंग एडवांटेज मिल पाते। एक सिल्वरी वाइट मून, क्या ऐसा हो सकता है कि एंसेस्टर ने मुझे कुछ मदद की थी? एमलिन ने एक थॉट किया और कॉरेस्पॉन्डिंग गेस बनाई। ये एंसेस्टर के अपॉइंट किए गए सैंग्विन सेवियर की आइडेंटिटी से मैच करता था। केयरफुल कंसिडरेशन के बाद अब एमलिन को इस गेस पर कोई शक नहीं रहा, लेकिन पहले की तरह वो उतना एक्साइटेड या थ्रिल्ड नहीं था। डेमीगॉड लेवल की लड़ाई एक्सपीरियंस करने और कंफर्म करने के बाद कि वो इतनी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है, उसे कोई सेंस ऑफ प्राइड नहीं हुई। प्रेशर से उसका दिल भारी था। कुछ सेकंड्स बाद एमलिन ने अपना मुंह खोलकर विस्पर किया, मैं सैंग्विन का सेवियर हूं। जब उसने ये कहा, उसका एक्सप्रेशन एबनॉर्मली सॉलम था, कुछ डिग्निफाइड सा, बिना किसी हेजिटेशन के। उस घर में जहां एमलिन मारेक और शैरन से मिला था। जब सैंग्विन ने देखा कि वो परफेक्ट डॉल लाइक लेडी 2 चीजें निकाल रही है, तो उसने सुना उसकी स्लाइटली एथीरियल आवाज। अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम सिर्फ एक चीज लेंगे, ये बाकी है। 2 आइटम्स थे, एक फिस्ट साइज्ड जेम जो थिक ब्लड से कंडेंस्ड थी, वो क्रिम्सन ग्लो एमिट कर रही थी जैसे एक मिनिएचर क्रिम्सन मून। दूसरी चीज एक एक्सक्विजिट मेल डॉल थी जिसकी आंखों की जगह 2 ब्लैक होल्स थे। शामन किंग बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक, जनरल ऑफ द प्यूपिललेस आई। एमलिन ने सिर हिलाया और देखा कि दोनों आइटम्स ऐसी लग रही थीं जैसे उनकी खुद की लाइफ हो और वो उड़ते हुए उसकी तरफ आईं। जब भी उसने पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने मिस शैरन को ऐड करते हुए सुना, शामन किंग बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक में कुछ अजीब ट्रेसेस ऑफ करप्शन है, अनशैडोड स्पीयर भी उसे क्लेंज नहीं कर पाई। इसका मतलब है मुझे कोई एंजल ढूंढना होगा जो मुझे उसे तोड़ने और करप्शन दूर करने में मदद करे। एमलिन ने पूरी तरह समझ लिया शैरन क्या कहना चाहती है और उसने धीरे से सिर हिलाया। मैं समझ गया क्या करना है। शैरन जो छोटा सा ब्लैक बॉनेट पहने थी, इमीडिएटली ऊपर फ्लोट करती हुई कर्टसी दी। आपकी मदद का शुक्रिया। वैसा ही एमलिन ने अपनी हैट उठाकर बाव किया। ग्रेइश व्हाइट फॉग के ऊपर एंशिएंट पैलेस के अंदर क्लाइन ने अपने बॉडी से निकलते हुए विस्प्स ऑफ ब्लैक गैस की तरफ देखा, सिर हिलाया और साय मारा। मैं एक्चुअली अबॉमिनेशन के कर्स का शिकार हो गया बिना जाने। चेन्ड गॉड की प्रोजेक्शन भी कल्प्रिट हो सकती है। मैं तो एक हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन के थ्रू सेपरेटेड था। अगर कोई भी सेंट सेफिरा कैसल के बिना होता तो वो सेफ सोचने के बाद भी सडन डेथ एक्सपीरियंस कर लेता। मिस मैसेंजर के लिए हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन के बिना भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि शी एक रियल एंजल है, इसलिए क्लाइन वरिड नहीं था। ब्लैक गैस डिसिपेट होने के बाद क्लाइन ने कुछ देर वेट किया। उसने वेट किया जब तक एमलिन ने एम्टम्स आइटम्स सैक्रिफाइस करके मदर ऑफ डिजायर से शामन किंग बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक को प्यूरिफाई करने की रिक्वेस्ट ना कर दी। अजीब करप्शन, मदर ऑफ डिजायर से या प्राइमोर्डियल मून से? क्लाइन ने मिनिएचर क्रिम्सन मून उठाई और उसे केयरफुली कुछ सेकंड्स तक ऑब्जर्व किया। इस प्रोसेस में वो हाई अलर्ट पर था, कॉन्स्टेंटली सेफिरा कासल की पावर्स को मोबिलाइज करने की तैयारी में था। अगर वो यहां एंजल लेवल का ना होता तो एमलिन की सैक्रिफाइस एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि वो सीक्वेंस 2 लेवल की पावर से स्माइट करके कैरेक्टरिस्टिक को तोड़ने और करप्शन को रिमोटली सेपरेट करने का ऑप्शन चूज करता।
तब तो क्लाइन मदर ऑफ डिजायर से थोड़े से इन्फ्लुएंस्ड वेयरवुल्फ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक की भी डिविनेशन करने की हिम्मत नहीं करता। उसने उसे जल्दी ही बेच दिया था। सीरियसली एग्जामिन करने के बाद क्लाइन ने अपना राइट हैंड दबाया, पूरे मिस्टीरियस स्पेस को वाइब्रेट कराते हुए। मिनिएचर क्रिम्सन मून क्रैक करती हुई टूट गई, छोटे छोटे रेड डॉट्स ऑफ लाइट में स्प्लिट हो गई। इन लाइट डॉट्स में थोड़ा सा रेड मिस्ट इवेपोरेट हुआ, आखिर में एक ड्रॉप ऑफ फ्रेश ब्लड बना। फिर रेड लाइट डॉट्स फिर से इकट्ठे हुए, कॉन्स्टेंटली कंडेंस होकर मिनिएचर क्रिम्सन मून में ट्रांसफॉर्म हो गए, लेकिन पहले के कंपैरिजन में वो ज्यादा ट्रांसलूसेंट और प्योर था। क्लाइन ने एक फेक हैंड कंजोर किया और उस ड्रॉप ऑफ ब्लड को उठाकर देखा कि उसमें इमेंस वाइटैलिटी है। एंजल लेवल का नहीं है, लेकिन थोड़ा अजीब है। ऐसा लगता है ईविल गॉड की ब्लेसिंग्स प्राप्त हुई हैं। क्लाइन ने ब्लड से रिजल्ट होने वाले सारे इनविजिबल कनेक्शंस को कट करते हुए एक पेपर फिगरीन लिया और उस पर ब्लड ड्रॉप प्रेस करने की कोशिश की। ब्लड के पेपर फिगरीन को टच करते ही वो इमीडिएटली सीप हो गया। अगले सेकंड पेपर फिगरीन का स्टमक अजीब तरह से फूलकर एक्सप्लोड हो गया। पेपर फिगरीन के फटने के बाद उसके स्टमक से एक नया पेपर फिगरीन, जो थोड़ा सा क्रिम्सन था, क्रॉल करता हुआ बाहर निकला। ऐसा लग रहा था उसमें फुल्ली डेवलप्ड फीचर्स थे। रिप्रोडक्शन की पावर। क्लाइन ने हल्का सा फ्राउन करते हुए अपना राइट हैंड आगे बढ़ाया और नए जन्मे पेपर फिगरीन को पाउडर में बदल दिया। एक टाइनी अमाउंट ऑफ ब्लड कलर्ड मिस्ट फिर से एमिनेट हुआ, कंडेंस होकर एक ड्रॉप ऑफ ब्लड बना। कैरेक्टरिस्टिक और स्पिरिचुअलिटी सिर्फ थोड़ी कम हुई है। इसे कंप्लीटली रिमूव करने के लिए 100 से ज्यादा बार रिपीट करना होगा। क्लाइन ने समिता सेफिरा कैसल की पावर्स को गैदर किया और उस ड्रॉप ऑफ ब्लड को सील कर दिया। फिर उसने ऊपर देखा और लॉन्ग मॉटल टेबल पर पड़े मेल डॉल की तरफ नजर डाली। पाम साइज डॉल, जो एक फॉर्मल सूट में था, प्रोस्ट्रेशन कर रहा था, ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अरे, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स वालों को डील करना कितना आसान है। क्लाइन मुस्कुराया और उसने सील्ड ड्रॉप ऑफ ब्लड को गैदर करके जनरल ऑफ द प्यूपिललेस आई नाम के डॉल के पास लाया। जनरल ऑफ द प्यूपिललेस आई अपने चारों लिम्स से खुद को ऊपर पुश करता हुआ क्विकली पीछे रिट्रीट करने लगा। एक पॉज के बाद उसने अपना फोरहेड टेबल से चिपका दिया, एक ऐसी साउंड एमिट करी जो ह्यूमंस के लिए इनडिसाइफरेबल थी। अपनी सबसर्वियंस डिक्लेयर कर रहे हो, बहुत अच्छा। क्लाइन ने स्माइल किया और रिप्लाई किया और कैजुअली इंस्ट्रक्शन दिया, मुझे अपनी एबिलिटीज दिखाओ। अ सीरीज ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस के बाद उसने कंफर्म किया कि जनरल ऑफ द प्यूपिललेस आई एक टारगेट को पोजेस कर सकता है और लाइफलेस आइटम्स पर अफेक्ट कर सकता है। उसके पास कुछ लेवल तक मिस्टिकल आइटम्स पर कंट्रोल भी है, जो किसी के पास नहीं है या जिसमें स्पिरिचुअलिटी इंजेक्ट नहीं की गई है। द लैटर पावर कई बार काफी यूजफुल हो सकती है। क्लाइन ने धीरे से सिर हिलाया और इसे जेस्चर किया कि वो एक बॉक्स में जंप करे जो उसने कंजोर की थी। इसे केयरफुली सील करने के बाद क्लाइन ने बॉक्स और ड्रॉप ऑफ ब्लड को जंक पाइल में फेंक दिया ताकि वो अपने फ्यूचर लाइफ से फेमिलियर हो जाए। जनरल ऑफ द प्यूपिललेस आई के नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में क्लाइन का मानना था कि वो एमिकेबली और नॉर्मली डिस्कस और रिजॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर 1238 हाइपोथेसिस। वॉर के स्पॉयल से निपटकर और प्यूरिफाइड शैमन किंग बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक एमलिन वाइट को देकर क्लाइन सेफिरा कैसल से जाने की जल्दी में नहीं था। उसने बस आज की लड़ाई का रिव्यू किया। एक चीज जिस पर उसने फोकस किया वो था अबॉमिनेशन सुआ का वेरियस एस्पेक्ट्स में परफॉर्मेंस, ताकि ये असेस हो सके कि एक एंजल कितना पावरफुल होता है। अगर मैं सीधा उससे टकरा जाऊं और होल्ड बैक न करूं तो शायद मेरे पास एंजल प्रोजेक्शन समन करने का भी मौका ना आए। सिर्फ तभी अगर पहली कोशिश सक्सेसफुल हो जाए। हाँ, मेरा टारगेट डार्क डेमोनिक वुल्फ एक सीक्वेंस 2 मिरेकल इन्वोकर है और अबॉमिनेशन सुआ ही इज ऑलरेडी सीक्वेंस 1। दोनों के बीच का गैप शायद काफी सिग्निफिकेंट है, लेकिन डार्क डेमोनिक वुल्फ मेरी ही सीयर पाथवे का है। ही हर एस्पेक्ट में मुझे सप्रेस करता है। मैं सिर्फ इतना ही थैंकफुल हूं कि ही ने रिचुअल कंप्लीट नहीं किया और सीक्वेंस 1 नहीं बना, नहीं तो मुझे जीतने की कोई होप नहीं थी। सीक्वेंस 1। अपने थॉट्स के रेस करते हुए क्लाइन की गेज अचानक कंस्ट्रिक्ट हुई और वो सीधा बैठा। उसके माइंड में एक पॉसिबिलिटी आई थी। क्या डार्क डेमोनिक वुल्फ कोटार एडवांस होकर सीक्वेंस 1 अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज बन गया है? ही ने एक मैरियोनेट सिटी बनाई है ताकि पॉसिबल ट्रैकर्स जैसे एंजल ऑफ टाइम अमोन को मिसलीड कर सके। इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। हाँ, एक और पॉसिबिलिटी है। डार्क डेमोनिक वुल्फ कोटार उस कर्टन का कंप्लीट कंट्रोल रखता है और उसमें क्वाजी सीक्वेंस 1 की स्ट्रेंथ है। क्लाइन जितना सोचता गया उतना उसे समझ आया कि ऑपरेशन उसकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा डेंजरस था। डार्क डेमोनिक वुल्फ फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में इतने सालों से सर्वाइव कर रहा है। एक गॉड ऑफ ट्रिकरी जैसे अमोन भी उसे पकड़ नहीं पाया। इसका मतलब है कि ही स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस एक रादर हाई लेवल तक पहुंच चुकी है। उसे हंट करने के लिए मुझे और ज्यादा प्रिपरेशंस करने हैं। क्लाइन ने हल्का सा फ्राउन किया और धीरे से सांस छोड़ी। बैकलैंड, वेस्ट बरो, ओडोरा फैमिली की विला के अंदर
एमिलिन लिविंग रूम के लेदर सोफा पर बैठा अपना राइट लेग क्रॉस करके लेफ्ट थाई पर रखा और पेशेंटली वेट कर रहा था बैरन कॉस्मी के आने का। जल्द ही मिडिल एज्ड सैंग्विन बैरन लिविंग रूम में आया और अपनी गेज एमिलिन पर स्वीप की। वाइसकाउंट वाइट, आप इतनी रात को यहाँ क्यों? अभी तो दिन का स्टार्ट है। देखिए विंडो के बाहर क्रिम्सन मून कितनी खूबसूरत है। कॉस्मी इस यंग सैंग्विन को रिटॉर्ट करना चाहता था, पॉइंटिंग आउट कि एमिलिन हार्वेस्ट चर्च जाने के टाइम गुड प्रैक्टिस फॉलो करता था, सुबह 7 बजे उठना और रात 11 बजे सो जाना। कुछ देर हेजिटेट करने के बाद उसने अपनी अर्ज को कंट्रोल किया और पूछा, क्या बात है? एमिलिन ने अपना हाथ उठाकर गाउन को थपथपाया, अपने बोटाई को एडजस्ट किया और धीरे से उठा। उसने अपनी थोड़ी सी उठाई और बोला, लॉर्ड निब्स को बताइए कि वो अर्ल कन्फर्मेंट रिचुअल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। आप क्या कह रहे हैं? जब ही उसने ये कहा, उसको अचानक रियलाइजेशन आया जब उसने एमिलिन की प्रीवियस एप्लीकेशन याद की। क्या आपको अर्ल नहीं, एक शैमन किंग की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक प्राप्त हुई है? एमिलिन को इस पल का मजा आया और उसने स्माइल करके रिप्लाई दिया, क्या आपको लगता है मैं सिर्फ मजाक कर रहा था जब मैं विजन ऑफ वाइट उधार ले रहा था? ये कहते हुए उसने रूबी जेम्स से जड़ा ब्रॉन्ज बॉक्स निकाला। उसने उसे खोला और अंदर का आईबॉल शेप्ड ग्लास स्फीयर दिखाया, ये दिखाते हुए कि उसने उसे खो नहीं दिया है और वापस करने वाला है। कॉस्मी की आंखें फ्लिकर करती हुई बोली, रोज स्कूल ऑफ थॉट की टेम्परेंस फैक्शन में अभी भी इतनी पावरफुल स्ट्रेंथ है, फिर उन्होंने आपके साथ कोऑपरेशन क्यों किया? बैकलैंड के सैंग्विन के अपर एचेलॉन्स, जो कि कॉस्मी की ग्रैंडफादर मार्कस निब्स ओडोरा भी थे, एमिलिन की प्रीवियस एप्लीकेशन को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे। वो वेट कर रहे थे कि रोज स्कूल ऑफ थॉट के साथ कोऑपरेशन फेल हो जाए, फिर एमिलिन को उनसे या अपने डेमीगॉड से मदद मांगनी पड़ेगी। एमिलिन ने उसकी तरफ देखा और स्माइल करके रिप्लाई दिया, ये एक सीक्रेट है। ये वो टोन थी जो गर्मिन स्पैरो से सीखी थी। उसे लगता था ये कूल है और उसके प्रेफरेंसेस के साथ सूट करता है। साथ ही ये वो की पॉइंट था जो द हैंग्ड मैन ने टैरो क्लब के फ्री एक्सचेंज के दौरान उसे बार बार समझाया था। सिर्फ मिस्ट्री मेंटेन करके ही सैंग्विन के अपर एचेलॉन्स में कुछ फियर पैदा किया जा सकता है। इससे वो बहाने ढूंढकर या अपने स्टेटस का इस्तेमाल करके शैमन किंग कैरेक्टरिस्टिक छीन नहीं पाएंगे। कॉस्मी के रिस्पॉन्ड करने का इंतजार किए बिना एमिलिन ने ब्रॉन्ज बॉक्स, जिसमें विजन ऑफ वाइट थी, उसकी तरफ फेंक दी और अपने सूट के बटन्स लगा दिए। वो बैरन के पास से गुजरता हुआ लिविंग रूम के दरवाजे तक पहुंच गया। जाते जाते एमिलिन रुक गया। बिना सर फिराए उसने अपनी पीठ सीधी की और सीधे आगे देखा। अगली बार मुझे अर्ल कहकर एड्रेस करना याद रखना। एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स और मून ने उस पर रखी गई इंपॉर्टेंस के साथ उसे शैमन किंग बनने का पूरा कॉन्फिडेंस था। कॉस्मी के फेशियल मसल्स ट्विच किए, लेकिन वो चुप रहा। जब एमिलिन चला गया तभी उसके लिए अपने वॉप्ड एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। एक सैंग्विन होने के नाते जो रोजल के टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है, वो एमिलिन से कई साल बड़ा था, लेकिन वो अभी भी सिर्फ एक बैरन था। वो उन लोगों से थोड़ा बेहतर था जिनके पास कोई नोबल टाइटल नहीं था, और एमिलिन, जो बैकलैंड के सैंग्विन की यंगर जनरेशन में एक लाफिंग स्टॉक समझा जाता था, वो मॉर्टल्स और गॉड्स के बीच की सीमा पार करने वाला था। वो एक सीक्वेंस 4 शैमन किंग, एक सैंग्विन अर्ल बनने वाला था। कॉस्मी कैसे अपना कंपोजर न खो बैठता, वो कैसे जेलस न होता, वो कैसे शॉक न होता। कुछ मिनट्स अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के बाद वो बेसमेंट की तरफ गया। कुछ सीक्रेट डोर्स से गुजरता हुआ वो ग्रे हॉल में पहुंच गया, जहां निब्स सो रहा था। ग्रैंडफादर, एमिलिन का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। ब्लैक आयरन कॉफिन के अंदर थोड़ी देर साइलेंस रही। 3-4 सेकंड्स बाद निब्स ने आखिर बोला, उसके पीछे वाली फैक्शन हमारी इमेजिनेशन के बाहर है। इस सैंग्विन मार्किस की आवाज डीप और ओल्ड थी, उसमें थोड़ी होर्सनेस थी जब वो हॉल में गूंज रही थी। ग्रैंडफादर, एमिलिन विजन ऑफ वाइट की मदद से कामयाब हुआ है। जो आइटम्स उसने प्राप्त किए हैं उसका एक हिस्सा रेस का भी है। कॉस्मी ने कुछ एंटिसिपेशन के साथ बोला, थोड़ा इंडिग्नेंट फील करते हुए। निब्स की आवाज जोर से उठी, बफून, क्या ये कोई भी फैक्शन कर सकती है? रोज स्कूल ऑफ थॉट की टेम्परेंस फैक्शन सालों से बेकार हालत में रही है, तो उसमें कितनी स्ट्रेंथ बची होगी? ज्यादा से ज्यादा उनके पास एक एंजल पुअर कंडीशन में होगा या ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट और 2-3 डेमीगॉड्स होंगे। इन सबको मिलकर भी वो अबॉमिनेशन सुआ और रोज स्कूल ऑफ थॉट के दूसरे एंजल्स, दूसरे ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट्स और काफी सारे डेमीगॉड्स, साथ ही चेंड गॉड की प्रोजेक्शन और मदर ट्री ऑफ डिजायर की ब्लेसिंग्स को रिस्ट्रेन नहीं कर पाते। अगर एमिलिन का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया तो आप गिनती करो कि कम से कम कितने एंजल्स और ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट्स की जरूरत पड़ी होगी। ये एक ऐसी पावर है जो हमारी मैच कर सकती है। आगे जाकर एमिलिन और उसके दूसरे कंपेनियंस की जांच-बूझ मत करो। कुछ और बार चिल्लाने के बाद निब्स ने 2 बार कॉफ किया, क्लियरली स्ट्रगल करते हुए। कॉस्मी का चेहरा पेल पड़ गया और वो आखिरकार शांत हो गया। फिर क्या आप सच में उसके लिए रिचुअल की तैयारी करने वाले हैं? और क्या? निब्स ने क्वेश्चन से रिप्लाई दिया, फिर साई किया। शायद एमिलिन के सैंग्विन के फ्यूचर के लिए रिस्क लेने के बाद एंसेस्टर ने ट्रूली हर कंसर्न उसके लिए दिखाना शुरू कर दिया है।
फॉग सी, लाचा आइलैंड। फ्यूचर को सेफ सी रूट पर छोड़कर एडमिरल ऑफ स्टार्स कैटलेया ने अपनी फेरी टेल मैजिक का इस्तेमाल करके एक माउंटेन पीक पर पहुंची। उसने एक खाली क्लिफ से जोटन में एक पैसेज रिसाइट किया, खुल जा सिम सिम। क्लिफ पर एक पाथ इमीडिएटली अपीयर हो गया, जैसे वो रियल और इल्यूजरी हो। पता नहीं वो कहाँ जाता था। कैटलेया ने अपनी प्रोफेटिक मीन्स का एक सिंपल असेसमेंट किया, फिर उसने पाथ पर स्टेप रखा और क्लिफ की गहराई में चली गई। चलते चलते उसकी विजन क्लियर हो गई। उसने समंदर देखा जो सफायर्स जैसा क्लियर था और एक ब्यूटीफुल कैसल जो प्योर एमरेल्ड से बना था। ये थी क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट की एमरेल्ड सिटी। कैटलेया इस जगह से अनजानी नहीं थी। उसने आसानी से मैजिकल गार्ड्स के सवाल और टेस्ट्स पास कर लिए और कैसल के उस हाफ ओपन रूम में पहुंच गई जहां से सबसे बेस्ट विस्टा मिलता था। लंबी क्वीन रेलिंग के पीछे खड़ी थी, आगे बढ़ती हुई वेव्स को देख रही थी। किसी वजह से कैटलेया की हिडन एक्साइटमेंट, थ्रिल और जॉय अचानक शांत हो गई और उसे सेफ्टी और फ्रीडम का एहसास हुआ। जब वो समंदर में क्रूज करती थी तो कभी कभी उसे अकेलापन और दुख महसूस होता था, जैसे एक पत्ता जो पेड़ से टूट गया हो हवा को उसे अलग अलग जगहों पर ले जाने दे। अब ऐसा लग रहा था जैसे वो वापस जमीन पर आ गई हो, पेड़ के बिल्कुल सामने। उसने मुंह खोला, मोमेंटरीली एट अ लॉस फॉर वर्ड्स। आखिर उसने अपनी नाक पर काले चश्मों को हल्का सा एडजस्ट किया और सीधे ग्रीट किया, गुड आफ्टरनून योर मैजेस्टी। बर्नाडेट ने घूमकर सर हिलाया। मैं तुम्हें एमरल्ड सिटी इसलिए वापस बुलाया हूं क्योंकि मेरे पास कुछ चीजें हैं जो तुम्हें देनी है। कैटलेया ने इंस्टिंक्टिवली पूछ बैठा, आप मुझे क्यों दे रही हैं? क्वीन के पास एलिमेंट डॉन जैसे सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन और पायरेट्स का एक ग्रुप भी तो है। बर्नाडेट ने डायरेक्टली कैटलेया के सवाल का जवाब नहीं दिया और बोला, मुझे पहले एक क्लू मिला था और मैं जल्दी से बैकलैंड से चली गई थी। मुझे वो बात याद है, कैटलेया ने बीच में कहा। बर्नाडेट की लंबी और सीधी आईब्रोज हल्की सी ट्विच की। उस क्लू के थ्रू मैं एडवर्ड्स, विलियम्स और पोली की प्रोजेनीज से एक इनकम्प्लीट सी मैप टुगेदर कर पाई हूं। इसमें वो एरिया रिकॉर्ड है जिसे मेरे फादर ने फॉग सी में एक्सप्लोर किया था। इस मैप और मेरी प्रोफेटिक एबिलिटीज की मदद से मैं रफली गैस कर सकती हूं कि सेफ सी रूट से दूर समंदर का एक खास एरिया मेरे फादर का सीक्रेट छिपाए हुए है। मैं वहां डॉन पर जाकर एक्सटेंडेड सर्च करने की प्लानिंग कर रही हूं। मुझे नहीं पता कब वापस आ पाऊंगी, शायद मैं कभी वापस ना आ पाऊं, इसलिए मुझे कुछ आइटम्स और मैटर्स पहले ही तुम्हें दे देनी है। केयरफुली सुनने के बाद कैटलेया ने बिना किसी हेजिटेशन के कहा, मैं आपके साथ चलूंगी। वो मेरे फादर हैं, ये वो काम है जो मुझे अकेला करना है। क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट ने धीरे से सर हिलाया। कैटलेया कुछ सेकंड्स के लिए चुप रही, फिर बोली, अगर आप वापस नहीं आती तो मैं भी वही करूंगी। चैप्टर 1249 विरासत लेगेसी। कैथलिया की बात सुनकर क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट उसे चुपचाप कुछ सेकंड्स तक देखती रही, फिर बोली, ये तुम्हारा चॉइस है और तुम्हारी फ्रीडम भी। कैथलिया क्वीन को सीधे देखती रही, फिर अपने होंठ सीए और बोली, मैं जानती हूं आपने वो सारे क्लूज डिस्ट्रॉय कर दिए होंगे जो मुझे आपके पीछे जाने देंगे। आपके लिए ये पास्ट को खत्म करने के लिए है, उसका सब कुछ, चाहे आप वापस आएं या नहीं। बर्नाडेट के शोल्डर्स पर कैजुअली लटके चेस्टनट कलर्ड बालों के साथ वो चुप रही, जैसे वो इस तरह से एडमिरल ऑफ स्टार्स की गेस कंफर्म कर रही हो। ये देखकर कैथलिया ने कड़वाहट से मुस्कुराकर कहा, मैं इस बात पर नहीं अटकाऊंगी कि अगर आप आधे साल या 1 साल तक खो जाएं तो मैं आपको ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं बस चाहती हूं कि आप याद रखें कि सबसे बड़े खतरे के वक्त मिस्टर फूल की ऑनरिफिक नेम रिसाइट करें। उसने वो टाइटल बिल्कुल सीधे शब्दों में कहा। क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मैं ये याद रखूंगी। कैथलिया तुरंत मुस्कुरा उठी, उसकी आंखें भीगी हुईं और बोली, मुझे क्या आइटम्स और मैटर्स देकर सेटल करने हैं? बर्नाडेट ने अपना हाथ पलटाया और कहीं से एक आइटम निकाला। वो आइटम पूरा सोना रंग का था, जैसे एक छोटा सा केटल। उसकी सरफेस मिस्टीरियस और कॉम्प्लिकेटेड सिंबल्स से ढकी हुई थी और मुंह से एक लैंप की विक का एक हिस्सा बाहर निकल रहा था। इसका नाम है मैजिक विशिंग लैंप। इसका सीरियल नंबर 0-05 है। ये शायद फर्स्ट एपॉक से आया है और एक ट्रू डेटी भी इसे तोड़ नहीं सकती। नॉर्मली ये कोई नुकसान नहीं करता, ना ही कोई काम का होता है, लेकिन ये आपको ड्रीम्स और इल्यूजन्स के थ्रू कॉन्स्टेंटली रब करने के लिए बेवकूफ़ बनाता रहेगा ताकि आप जीनी को समन कर सकें। क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट ने सीधे आइटम की ओरिजिन और इफेक्ट्स बताईं। जीनी अपने आप को इटर्नल कहता है और आपकी कोई भी 10 विशेस पूरी कर सकता है, लेकिन अक्सर वो एक्सट्रीमली वॉप्ड तरीके से या टेरिफाइंग कॉन्सिक्वेंसेस के साथ पूरी होती हैं। मेरे फादर ने मुझे बताया था कि होल्डर पहली 2 विशेस से होने वाले नुकसान को प्रॉपर वर्डिंग और प्रिपरेशन से बचा सकता है, लेकिन तीसरी विश एब्सोल्यूटली फॉरबिडन है। यहां तक आकर बर्नाडेट ने जोर दिया, एब्सोल्यूटली फॉरबिडन। ऐसा लगता है इससे बचना आसान है।
कैथलिया ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, क्या आप मुझे देने से पहले 2 विशेज नहीं मांग सकती? मैं 2 और विशेज मांग लूंगी, फिर उसे फ्रैंक, हीथ और दूसरों को दे दूंगी। इससे काफ़ी काम हो जाएंगे। वो सिर्फ फ्रैंक का एग्जाम्पल दे रही थी, उसे उसको इतनी डेंजरस चीज़ के साथ इन्वॉल्व करने का इरादा नहीं था। मैजिक विशिंग लैम्प पकड़े बर्नाडेट ने हल्का सा सिर हिलाया और बोला, ओनर और वील्डर में फ़र्क है। मेरी मौत से पहले चाहे तुम मैजिक विशिंग लैम्प पास करो, तुम सिर्फ एक वील्डर रहोगी। तुम्हारी पहली विश भी मेरी तीसरी विश और तुम्हारी पहली विश मानी जाएगी। साथ ही चाहे हम अपनी वर्डिंग क्राफ्ट कर लें और प्रिपरेशंस विशेस से होने वाले नुकसान से बचने के लिए कर लें, इसका ये मतलब नहीं कि जीनी इंटेलिजेंट नहीं है। उल्टा वो बहुत स्मार्ट है, बहुत कनिंग है और उसकी सेंस ऑफ ऑटोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। कैथलिया ने सीधे मान लिया। फिर क्या कोई ऐसी विश है जो वो पूरी नहीं कर सकता? अभी तक नहीं, लेकिन अगर उसमें ट्रू डेटी का लेवल शामिल है तो विश की डिस्टॉर्शन तुम्हारी इमेजिनेशन से परे हो जाएगी। सीधे शब्दों में, अगर तुम सीक्वेंस 0 ट्रू डेटी बनना चाहती हो तो तुम्हारी बॉडी और सोल एक अननोन ईविल गॉड में घुल जाएंगी। याद रहे, जीनी की रिक्वायरमेंट है कि विश सिंपल और कॉन्साइज होनी चाहिए, नहीं तो वो उसे रिजेक्ट कर देगा और ऐसा समझेगा जैसे तुमने विश कर ली है। बर्नाडेट ने समझाया। ये कहते हुए उसने एक इनविजिबल सर्वेंट से कहा कि वो टेरिफाइंग सील्ड आर्टिफैक्ट 0-05 कैथलिया की तरफ ले जाए। कैथलिया के हाथ बढ़ाकर मैजिक विशिंग लैम्प पकड़ने के बाद बर्नाडेट ने आगे कहा, अगर तुम जीनी का सपना देखो और उसकी बिविच में आकर विश करो, इसका मतलब है कि मैं अब वापस नहीं आ पाऊंगी। उसके बाद तुम उसका ओनर बन जाओगी। मैं चाहती हूं कि तुम्हारी पहली विश ये हो कि बर्नाडेट गुस्ताव के साथ जाने वाली सारी आइटम्स वापस प्राप्त हो जाएं, उसकी अपनी बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक भी। हाँ, विश करते वक्त एग्जैक्ट डेट ऐड करना बेहतर होगा। कैथलिया ने नीचे गोल्डन लैंप को देखा और अचानक पूछ बैठी, क्या मैं विश कर सकती हूं कि आप वापस जिंदा हो जाएं? कुछ सेकंड्स की साइलेंस के बाद बर्नाडेट बोली, वापस जिंदा हुई मैं शायद सिर्फ एक मॉन्स्टर होंगी। अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो मिस्टर फूल से हिज ओपिनियन मांग सकती हो। कैथलिया ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, ये वो आइटम है जो मैं तुम्हें दे रही हूं और वो मैटर्स हैं जिन्हें मैं सेटल करना चाहती हूं। बाकी मैं एलिमेंट डॉन पर छोड़ दूंगी। उनका नया लीडर होगा और वो एक इंसान के गायब होने से कोलैप्स नहीं होंगे। बर्नाडेट ने ताल में नाल बात करते हुए इशारा किया कि यही मेन रीजन था उसने कैथलिया को एमरल्ड सिटी बुलाया। डिवाइन लैंप का लेवल एक्सट्रीमली हाई था, इसलिए उसे मैसेंजर के थ्रू भेजना इम्पॉसिबल था। कैथलिया के रिप्लाई का इंतजार किए बिना क्वीन मिस्टिक का एक्सप्रेशन अचानक नर्म हो गया। क्या तुम हमेशा से नहीं चाहती थीं कि तुम अपने सारे साल के एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करो? कैथलिया चौंक गई और उसने सिर हिलाया। हाँ। फिर वो क्वीन के साइड गई, एक चेयर खींची और बैठ गई, एमरल्ड रेलिंग के पार नीले समुद्र की तरफ मुंह करके। बर्नाडेट उसके साथ बैठी और उसे डॉन छोड़ने के बाद के सारे एनकाउंटर्स के बारे में बात करने सुनी। ये बातें कैथलिया ने अपने खत में लिखी थीं, लेकिन लिमिटेड लेंथ की वजह से उसने डिटेल्स नहीं दी थीं। कुछ बातें आज पहली बार शेयर कर रही थीं। किसी वक्त कैथलिया सो गई और उसने कई साल पहले का सपना देखा। तब वो बस एक लड़की थी जो जिद करके डॉन से बाहर चली गई थी, पीछे मुड़कर नहीं देखा। अचानक वो जागी और उसे महसूस हुआ कि उसके साथ कोई नहीं है। उसे एहसास हुआ कि किसी वक्त अंधेरा हो चुका है और सुबह का वक्त भी आ चुका है। कैथलिया ने अचानक हाथ बढ़ाया और एक इल्यूजरी बॉल ऑफ यान फेंकी। वो बॉल वॉइड में लड़खड़ाई, एक ब्राइट कलर्ड थ्रेड छोड़ती गई। इस थ्रेड को फॉलो करते हुए कैथलिया स्पिरिट वर्ल्ड से गुजरी, जैसे उसने टेलीपोर्टेशन मास्टर कर ली हो, और लाचाला आइलैंड की पेरिफेरी पर पहुंच गई। वो क्लिफ के किनारे खड़ी हुई और दूर तक देखा। उसने देखा कि डार्क ब्लू समुद्र पर एक गॉर्जियस और बड़ा सेल बोट जिस पर ऑरेंज ग्लो थी, हॉराइजन की तरफ जा रहा था। कैथलिया धीरे से बैठ गई और आगे थोड़ी सी झुक गई और उसने घुटने पकड़े और उस दिशा में देर तक देखती रही। सूरज धीरे धीरे उगा और उस पर चमकने लगा। बैकलैंड, एक सूप किचन में पर्दे में पहने स्टेलिन सैमर अब पहले के महीनों की तरह सिर झुकाए नहीं थी, डर कर कि कोई पहचान न ले। अब उसका एक ही चिंता थी, आगे आगे देखती हुई कि फ्री खाना उसकी बारी तक बचेगा या नहीं। उसे दूर से गुनशॉट्स की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसे नहीं पता था कि फेस एक्ट इंतिस या फेना पॉटर की फौजों ने आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस तोड़ दी है या पुलिस लूटर्स से निपट रही है। खत्म हो जाओ प्लीज, इस वॉर को जल्दी से खत्म कर दो। स्टेलिन जो 3 सूप किचन्स गई थी, साइलेंटली प्रे कर रही थी। इस पल एक स्टाफ मेंबर ने कुछ मीटर्स दूर से जोर से आवाज बढ़ाई, यहां का सारा खाना बांट दिया गया है। स्टेलिन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने ऊपर काले आसमान को देखा और डिस्पेयर और नंबनेस में अपने पांव घसीटते हुए 17 मिन्स्क स्ट्रीट के घर वापस आई। दरवाजा खोलते ही उसके 2 बच्चे दौड़ कर आए और अपने मासूम चेहरे उठाए।
मम्मी, क्या आपको कोई रोटी मिली? मम्मी, मुझे भूख लगी है। वो ट्विन्स थे, एक लड़का और एक लड़की, दोनों बहुत प्यारे थे। स्टेलिन ने आंसू रोककर मुस्कुराहट बनाई। हाँ। फिर वो घर के अंदर गई, कुछ टुकड़े रोटी के निकाले जो उसने छुपाए थे और 2 बच्चों में बांट दी। जब उसने देखा कि 2 बच्चे बेसहारा रोटी खा रहे थे तो स्टेलिन का एक्सप्रेशन बदलता रहा, दुख और पीड़ा के बीच घूमता रहा। ज्यादा देर नहीं उसका पति लूक सैमर घर वापस आया, लेकिन उसके हाथ में भी खाना नहीं था। कोएम कंपनी को मिलिट्री ने अपने कब्जे में ले लिया था, इसलिए ये फॉर्मर मैनेजर अपनी नौकरी खो चुका था। अब वो सिर्फ अपने पहले के सेविंग्स और सरकारी मदद पर निर्भर था। मुझे नहीं मिला। अपनी पत्नी की होपफुल गेज देखकर ये बर्ली आदमी जो घनी दाढ़ी रखता था, शर्म से सर झुका लिया। स्टेलिन, जो अभी भी अपने 30s में खूबसूरत लगती थी, ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे भी नहीं मिला। मैं फिर बाहर जाके लाइन लगाती हूँ। कोई ना कोई जगह तो बची होगी जहां अभी तक खाना बांटा नहीं गया होगा। पति के जवाब का इंतजार किए बिना वो दरवाजे से बाहर भागी। लूक तुरंत घूमा और उसकी पीठ से बोला, मैं भी दूसरी जगह ढूंढता हूं। स्टेलिन नहीं रुकी। वो 2 स्ट्रीट्स चलकर एक गार्डन वाले घर के सामने पहुंच गई। जल्द ही उसने उस जगह के मालिक को देखा, एक 30 साल के टाइकून को। मैं कुछ खाना खरीदना चाहती हूं। स्टेलिन ने एक स्टैक क्रम्पल्ड बिल्स निकाले। बालों में सफेदी छाई हुई बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, और मैं तुम्हें क्यों बेचूं? मुझे याद है तुमने पिछली बार मुझे रिजेक्ट किया था। स्टेलिन का चेहरा सफेद पड़ गया। बिना कुछ कहे उसने सर झुकाया और दूसरे हाथ से अपनी बेल्ट खोली। स्नैप की आवाज के साथ वो लेदर बेल्ट, जो ओरिजिनली बहुत एक्सक्विजिट थी लेकिन अब कई दाग लगा चुकी थी, जमीन पर गिर पड़ी। लूक स्ट्रीट्स पर बेमकसद घूम रहा था। उसे नहीं पता था कहाँ खाना मिलेगा। जाते आते थोड़े से पेडेस्ट्रियंस को देखकर इस स्कॉलरली जेंटलमैन की आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। अनजाने में उसने किसी आदमी का पीछा किया और एक स्ट्रीट में मुड़ गया। 1 घंटे से कम में कर्फ्यू शुरू हो जाना था। ये उसके लिए एक रेयर अपॉर्चुनिटी थी। वो आदमी एक घर के बाहर रुका और कमजोर कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। इस पल वो आदमी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। लूक सबकॉन्शियसली कुछ स्टेप्स पीछे हटा, फिर जल्दी से पास जाकर उस पेडेस्ट्रियन की सांस चेक की। उसकी नज़र बेजान से उस आदमी की गोद में रखाए पेपर बैग पर पड़ी और उसे रोटी की खुशबू आने लगी। लूक ने गला तारा और बैग की तरफ हाथ बढ़ाया। हाथ बढ़ाते हुए उसने डर से पीछे मुड़कर उस घर की तरफ देखा जिसमें वो पेडेस्ट्रियन जा रहा था। उसने एक बच्चे का ड्राइंग जो ओरियल विंडो पर चिपका हुआ था देखा। लूक के एक्शंस स्टिफ हो गए। कुछ सेकंड्स बाद वो उठा, घर के दरवाजे तक गया और डोरबेल बजाई। घर की मिस्ट्रेस और बच्चे ने जल्दी से दरवाजा खोला और अपने कमजोर पिता और रोटी के बैग को देखा। कर्फ्यू बहुत जल्दी आ गया और लूक मुरझाया हुआ मिन्स्क स्ट्रीट वापस आया। जब ही उसने दरवाजा खोला, उसने अपनी पत्नी को मुस्कुराते हुए देखा। मुझे खाना मिल गया। बहुत अच्छा। लूक ने साय ऑफ रिलीफ लिया और उसे टाइट से हग किया। ऑड्री स्ट्रीट्स और एलीज में चलती रही। कोई भी उसे देख नहीं पा रहा था। उसने कुछ नहीं कहा और एम्प्रेस बरो तक वापस आई, सीधे उस लग्जरी मैंशन में जहां पैन फ्राइड फोएग्रास और दूसरे डेलिकेसीज की खुशबू आ रही थी। कुछ देर चुपचाप घूरते रहने के बाद उसने आती जाती मेड्स को देखा। आखिर वो ऊपर अपने रूम में चली गई। रात के बीच उसने एक क्लोक पहनी और अपने पेरेंट्स के बेडरूम में गई, फिर उनके बेड तक पहुंच गई। उन्हें देर तक तकते रहने के बाद ऑड्री ने एक घुटना टेक कर अपने फादर के हाथ पर अपना फॉरहेड दबाया। कारपेट पर आंसू की बूंदें गिरा। फिर वो ब्लॉन्ड। चैप्टर 1240 लहर द टाइड। सुबह सवेरे अर्ल हॉल अपने वक्त पर जागा और अपने गार्डन और लॉन में घूमने लगा। जब उसने अपने पसंदीदा थरोब्रेड्स को देख लिया तो वो विला के 30वीं फ्लोर पर वापस आया और अपने आउटिंग के कपड़े बदले। उसकी वाइफ केटलिन ऑलरेडी जाग चुकी थी और अपनी लेडीज मेड को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि वो सर्वेंट्स तक अपने थॉट्स पहुंचा दे। ब्रेकफास्ट का वक्त हो गया है। अर्ल हॉल कोट रैक के पास खड़े होकर अपनी वाइफ की तरफ मुस्कुराए। उसी पल उसने बाहर हुल्लड़ सुना जो करीब आता जा रहा था, लेकिन शांत नहीं हो रहा था। हल्का सा फ्राउन करते हुए अर्ल हॉल ने अपना सर घुमाया और अपने वैले की तरफ देखा। नोबल को बोलने की जरूरत न पड़े, वैले तुरंत विंडो की तरफ गया और पतला कर्टन खींचकर खोल दिया। सूश के साथ ज्यादा लाइट बेडरूम में आ गई, साफ दिख रहा था। वैले ने फिर विंडो से बाहर देखा और आसपास स्कैन किया। उसकी एक्सप्रेशन अचानक गंभीर हो गई। उसने घूमकर लेडी केटलिन की तरफ देखा, जो अभी भी लेडीज मेट से बात कर रही थी। वो तेजी से अर्ल हॉल के पास गया और लो वॉइस में बोला, एक प्रोटेस्ट, काफी सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट? अर्ल हॉल के लिए ये टर्म अनजानी नहीं थी,
एक पावरफुल लो एंड किंगडम नोबल और कांस्टेंट कोल एंड स्टील कंसोर्शियम के दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर के नाते उसने काफ़ी वर्कर्स को प्रोटेस्ट करते देखा था, अपनी वीकली सैलरीज बढ़ाने और मैक्सिमम वर्किंग आवर्स के लिए डिमांड्स करते हुए। पिछले 2 महीने से बैकलैंड में भी कई प्रॉब्लम्स की वजह से प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन उन्हें जल्दी से दबा दिया गया था और ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ था। उसकी गेज कुछ सेकेंड्स तक अपने वैले के चेहरे पर घूमती रही। आंखें नैरो करते हुए उसने शार्पली महसूस किया कि आज का प्रोटेस्ट उसकी इमेजिनेशन से अलग हो सकता है। बिना पलक झपकाए वो विंडो के पास चला गया। बाहर देखकर अर्ल हॉल की आंखें अचानक थम गईं। तीसरी फ्लोर होने का फायदा उठाते हुए उसने देखा कि सड़कें गहरी भीड़ से भरी हुई थी, जो दूर तक फैली हुई थी। वो इकट्ठे हुए और इस दिशा में उतर आए थे, जैसे वो एक काला बड़ा बादल हो जो बैकलैंड को अपनी लपेट में लेने वाला हो। रोटी, हमें रोटी चाहिए। हजारों और उससे भी ज्यादा लोगों की चीखें एक क्रेसेंडो बन रही थीं, जोर और साफ। इससे अर्ल हॉल के सर के बाल खड़े हो गए। फेस्टिवल स्क्वायर पर मास में शामिल होकर वो बड़े लोगों के झुंड देखने या एक साथ चीखने की आवाज से अनजान नहीं था, लेकिन तब वो भीड़ का एक हिस्सा था और आज वो उठती हुई लहर के टारगेट्स में से एक था। अर्ल हॉल बेजान से प्रोटेस्टर्स के आखिर तक देखने लगा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसका कोई आखिर नहीं था। लेकिन अपने मैटर्स हैंडल करने के रिच एक्सपीरियंस के साथ वो अपनी ऑब्जर्वेशंस की डिटेल से एक जजमेंट बना सकता था। उसने देखा कि प्रोटेस्टर्स के दोनों तरफ बहुत कम पुलिस और सोल्जर्स थे। बड़े झुंड के मुकाबले वो एक लहर के बनाए छोटे वर्लपूल की तरह थे, एक नेग्लिजिबल डिटेल। अर्ल हॉल को यकीन था कि एम्परर्स बरो को टारगेट करने वाले प्रोटेस्टर्स पर डेफिनेटली सबसे ज्यादा फोर्स यूज किया जाएगा। इतने सारे सोल्जर्स और पुलिस का तैनात करना इम्पॉसिबल था। करंट सिचुएशन का सिर्फ एक ही मतलब था, प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले लोग बहुत ज्यादा थे, इसलिए सोल्जर्स और पुलिस बिल्कुल थिन हो चुके थे। 1 लाख से ज्यादा लोगों का प्रोटेस्ट, शायद उससे भी ज्यादा। खाने की कमी से शुरू हुआ प्रोटेस्ट कभी भी रायट और लूटिंग में बदल सकता है। अभी तक शायद ऑर्डर में है क्योंकि वहां काफी ऑर्गेनाइजर्स और लीडर्स हैं। डैम इट, क्या MI9 और अलग अलग चर्चेज ने कोई साइंस नहीं देखे? इतना बड़ा प्रोटेस्ट कैसे एक रात में ऑर्गेनाइज हो गया? चाहे बैकलैंड एक पाउडर केक बन गया हो, फिर भी उसे जलाने के लिए कई मैचस्टिक्स की जरूरत होती है। अर्ल हॉल के माइंड में थॉट्स दौड़ने लगे। उसका एक्सप्रेशन और गंभीर हो गया। रोटी, हमें रोटी चाहिए। चीखने की आवाज ज्यादा जोर और यूनिफॉर्म हो गई, जैसे शहर में सुनामी आ गया हो। उसी पल अर्ल हॉल के मैंशन के सर्वेंट्स ने हुल्लड़ महसूस किया। सभी विंडोज की तरफ भागे और कंपाउंड गेट्स के पार देखने लगे। उनके चेहरे पीले पड़ गए, जैसे उन्हें ऐसे फ्लड का सामना करना पड़ रहा हो जो अवॉइड नहीं किया जा सकता। रोटी, हमें रोटी चाहिए। काउंटलेस आवाजें एक साथ मिली और गहरी भीड़ ने एक सफोकेटिंग प्रेजेंस फैला दी। अर्ल हॉल जाग गया। उसने सबकॉन्शियसली किसी को भेजकर रॉयल फैमिली को टेलीग्राम भेजने को कहा, ताकि वो आर्मी ऑर्गेनाइज करके प्रोटेस्टर्स को सप्रेस करे। लेकिन फर्दर ऑब्जर्वेशन के बाद उसने देखा कि काफी प्रोटेस्टर्स मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने हुए थे और डिसेबल्ड थे। रोटी, हमें रोटी चाहिए। ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी वाले सोल्जर्स ने प्रोटेस्टर्स की तरफ दया से देखा और अपनी बंदूकों को आसमान की तरफ एम किया। उन लोगों में उनके पुराने कॉमराड्स, उनके पेरेंट्स और बच्चे, उनके दोस्त, पड़ोसी और बड़े झुंड ऐसे लोग थे जो बस उनकी तरह जीने का हक चाहते थे। वो बस भूखे मरने से बचना चाहते थे। वो दया और एम्पैथी कैसे ना महसूस करते? पहले ऐसी फीलिंग्स कुछ सोल्जर्स और पुलिस में आई होंगी, लेकिन जल्द ही वो ऑलमोस्ट सब तक फैल गईं। पहले अपने ऑफिसर्स की गन पॉइंट पर सुपरविजन में वो बिना किसी प्रोटेस्ट के सारे ऑर्डर्स एक्सेप्ट कर लेते थे, लेकिन अब काफी लोग सोच रहे थे, जो भी साला मुझे फायर करने को कहेगा उसी पर फायर हो जाएगा। रोटी, हमें रोटी चाहिए। चीखने और बड़े झुंड के इम्पैक्ट से अर्ल हॉल के चेहरे से रंग उतर गया। उसने बेजान से अपनी नजर वापस खींच ली और घर के बाहर जमा हुए गार्ड्स और बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा। उसने चर्च ऑफ एवरनाइट के बियॉन्डर्स की तरफ देखा, जो उसके परिवार की प्रोटेक्शन के लिए जिम्मेदार थे, और उसने देखा कि दोनों के रिएक्शंस अलग अलग थे। गार्ड्स और बॉडीगार्ड्स डर से भरे हुए थे। सीक्रेटली हायर्ड बियॉन्डर्स की एक्सप्रेशन ऑलरेडी रादर सॉलम हो चुकी थी, और चर्च ऑफ एवरनाइट के प्रोटेक्टर्स की गेज दया और एम्पैथी से भरी हुई थी। चर्च के लिए मैं शायद 1000 बिलीवर्स के बराबर हूं, लेकिन यहां हजारों, लाखों या उससे भी ज्यादा हैं। अर्ल हॉल को तुरंत एहसास हुआ कि उसने जो प्लान किया उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा।
चाहे वो आर्म टू द टीथ हो, लेकिन इतने सारे प्रोटेस्टर्स को सिर्फ कुछ बॉडीगार्ड से रोकना इम्पॉसिबल था। एक बार कॉन्फ्लिक्ट इरप्ट हो गया तो चर्च ऑफ एवरनाइट के बियॉन्डर्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। गॉडेस की कृपा होती अगर उसका परिवार हायर्ड बॉडीगार्ड्स के साथ एम्परर्स बरो से भाग निकलता। पहली बार अर्ल हॉल ने मासेस की स्ट्रेंथ एक्सपीरियंस की। उसने लोगों की यूनिटी का डर महसूस किया। ये थॉट दिमाग में आते ही उसने तुरंत अपना सर घुमाया और अपने वैले को इंस्ट्रक्शन दी, प्राइम मिनिस्टर को टेलीग्राम भेजो और दूसरे नोबल्स को भी भेजो। कहो कि मैं आगे बढ़कर अपना ज्यादातर खाना डोनेट करने को तैयार हूं। उन्हें शांत रहने को कहो। जब रेडियो सिग्नल्स हवा में बदल रहे थे, एम्परर्स बरो में रहने वाले सारे नोबल्स ने उसकी एटीट्यूड के बारे में जान लिया। प्रेजेंट ड्यूक नेगन ने विंडो से बाहर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखा। कुछ देर साइलेंस के बाद उन्होंने सांस छोड़ी और अपने पास खड़े मेल सेक्रेटरी से कहा, मैंशन की हिफाजत करो और किसी भी फोर्सफुल स्टैंस को छोड़ दो। अर्ल हॉल की तरह करो। साथ ही खाना स्टॉकपाइल करने वाले मर्चेंट्स को पहला एग्जाम्पल बनाओ। जब तक अपर क्लास सोसाइटी कंसेंसस पर पहुंची और एक सोल्यूशन सोचा, अर्ल हॉल का दिल वापस अपनी जगह पर आ गया। उसके पास एनर्जी थी डाइनिंग रूम जाकर अपने परिवार से मिलने। डाइनिंग हॉल के एंट्रेंस से गुजरते हुए उसने सबकॉन्शियसली अंदर की सिचुएशन स्कैन की। उसकी वाइफ विंडो के पास खड़ी थी, बाहर की तरफ चिंता से देख रही थी। उसका एल्डेस्ट सन आगे पीछे घूम रहा था, बहुत गुस्से और एंग्जाइटी में। उसकी डॉटर उसकी वाइफ के पास खड़ी थी, लहर की तरह प्रोटेस्टर्स को चुपचाप देखते हुए। फॉग सी फ्यूचर। कैथलीना स्टारलाइट से बनी एक रिस्प्लेंडेंट ब्रिज पर चढ़कर डेक पर वापस आई। कैप्टन, आपको इस बार फ्रैंक के बारे में कुछ करना होगा। बोट्समैन निना दौड़ती हुई आई और चीखी। कैथलीना की डिप्रेस्ड और सॉरोफुल मूड इंस्टेंटली टूट गई और उसने हल्का सा फ्राउन किया। उसने फिर क्या किया? निना ने गुस्से से बोला, उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम जानती हो बच्चे कैसे होते हैं? वो पढ़ना चाहता है कि जिंदगी का जन्म और सोल का निर्माण कैसे होता है। क्या तुमने उसे मारा? कैथलीना एक सेकंड के लिए चुप हो गई। हाँ। निना ने कुछ नहीं छिपाया। कैथलीना ने फिर फ्रैंक की तरफ देखा, जो दूर नहीं था, उसे उसके चोट के निशानों पर ध्यान दिए बिना। तुम पहले पढ़ो कि मछलियां कैसे ब्रीड करती हैं। ठीक है। फ्रैंक ने अपना सर खुजाया और अपनी कैप्टन के ऑर्डर्स मान लिए। उसके बाद कैथलीना ने उस छाया की तरफ सर हिलाया जो कैबिन से बाहर निकल रही थी, पेल फेस्ड ब्लडलेस हेथ डॉयल। अब सब ठीक है। हेथ डॉयल क्लियरली रिलैक्स हो गए। जी कैप्टन। अपने क्रू के साथ इस फार्स के बाद कैथलीना आखिरकार रियल वर्ल्ड में वापस आई। जब वो ध्यान नहीं दे रहे थे, उन्होंने अपने टेम्पल्स रब किए और कैप्टन की कैबिन की तरफ उड़ गईं। उसके बाद उन्होंने कैबिन को मैजिक से सील कर दिया और ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट मैजिक लैंप निकाली। तैयारी पूरी करने के बाद कैथलीना अपने डेस्क पर बैठी और सर झुकाकर योटन में मिस्टर फूल के ऑनरिफिक नेम को रिसाइट करके क्वीन मिस्टिक के बारे में रिपोर्ट की। फॉर्सेकन लैंड ऑफ द गॉड्स, नॉर्दर्न सिटी रूइंस के आसपास एक लैंटर्न हाथ में लिए क्लेन ने आसपास सर्वे किया। उसने अपना सर हल्का सा घुमाया और कुछ सेकंड सुना, फिर ग्रे फॉग के ऊपर की दुनिया में जाने का प्रोसेस फॉलो किया। फिर वो लॉन्ग मॉटल टेबल के एंड पर द फूल की हाई बैक चेयर पर बैठा और अपनी स्पिरिचुअलिटी द हर्मिट को रिप्रेजेंट करने वाले क्रिम्सन स्टार की तरफ फैलाई। क्वीन मिस्टिक को प्रिमिटिव आइलैंड की कुछ प्रिलिमिनरी क्लूज हैं। वो सेफ सी रूट छोड़कर एक्सटेंडेड सर्च करने की प्लान कर रही हैं। ये प्रिमिटिव आइलैंड एम्परर रोजेल ने चांद से डिस्कवर किया था। बहुत पॉसिबिलिटी है कि उसकी 9 सीक्रेट मॉज़ोलियम्स में से एक उसमें छिपी हुई है। ये अब तक का वो आखिरी है जो डिस्कवर और डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। यह एम्परर के रेजरेक्शन की होप है। लेकिन उस प्रिमिटिव आइलैंड पर रहने वाले बीइंग्स एक अननोन पावर की पूजा करते हैं जो कॉस्मोस से आती है। सिर्फ कॉस्मोस के बारे में जान लेना ही करप्शन ले आता है। मुझे मैडम हर्मिट को वॉर्न करना होगा कि वो क्वीन मिस्टिक को वॉर्न करें। मैजिक विशिंग लैंप। मैजिक विशिंग लैंप? तो ये ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट क्वीन मिस्टिक के पास है। ये एक मिरेकल इन्वोकर की बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक और अननोन ओरिजिन्स की कैरेक्टरिस्टिक का कॉम्बिनेशन है। एक ट्रू डीएटी भी उसे नहीं तोड़ सकती। जब उसने 005 की डिस्क्रिप्शन सुनी, उसने तुरंत अपनी विजन एडजस्ट की और गोल्डन केटल जैसे मैजिक विशिंग लैंप के सीन को बढ़ा किया। अचानक मैजिक विशिंग लैंप के मुंह की विक जल उठी।